Hello my dear students and dear friends, welcome to MKH. I am Ruby Singatia and this is your grand finale of second chapter Units and Measurement. मात्रक एवं मापन जो आपका सेकंड चैप्टर है उसका वन शॉट रिवीजन इस पूरी वीडियो में करने वाले हैं। तो इस एक वीडियो के अंदर ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देने वाले हैं। तो चलिए आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा कोट है। देखिए एल्बर्ट आइंस्टाइन का ये कोट है, इन ऑर्डर टू सक्सीड योर डिजायर फॉर सक्सेस शुड बी ग्रेटर देन योर फियर ऑफ फेलियर। यानी आपको अगर सक्सेस पानी है, आपको अगर सक्सीड चाहिए तो आपका जो फियर है ना, उससे ज्यादा आपकी जो डिजायर है वो होनी चाहिए। तो देखिए एकदम दमदार सा कोट है, इन ऑर्डर टू सक्सीड योर डिजायर फॉर सक्सेस शुड बी ग्रेटर देन योर फियर ऑफ फेलियर। फेलियर का जो फियर है ना उसको आपको दबाना पड़ेगा और जो आपकी डिजायर है उसे बाहर लाना पड़ेगा। जैसे ही आपकी डिजायर बाहर आएगी आप भी सुबह 4 बजे उठकर मेरे लेक्चर्स को देखना शुरू कर दोगे, है ना, और फिजिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। और न्यूटन का फर्स्ट लॉ तो आप जानते ही हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है? द बॉडी एट रेस्ट wanted to be at rest only। अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, बट हमें उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। और वो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा कहाँ से? इस डिजायर की वजह से। अगर आपके अंदर डिजायर है तो आप एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पर अप्लाई करोगे और जो रेस्ट में है वो मूवमेंट में आ जाएगी। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर की, मात्रक एवं मापन। देखिए फिजिक्स के अंदर हम प्रतिदिन बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज का मापन करते हैं, ठीक है। फिजिक्स के अंदर जैसे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हमारी द्रव्यमान है, क्षेत्रफल है, बल है। गति के अंदर हम किन किन का मापन करते हैं? जैसे दूरी, वेग है, एक्सेलरेशन है यानी त्वरण है। तो बहुत सारी चीजों का मापन करते हैं, ठीक है। चलिए सॉरी मार्कर गिर गए थे। चलिए अब शुरुआत करते हैं कि बहुत सारी चीज़ों का हम मापन करते हैं। तो इन चीज़ों का जब हम मापन करते हैं तो हमें मात्रकों की ज़रूरत पड़ती है और इनका मापन हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं। तो सबसे पहले तो बात आती है कि फिजिक्स के अंदर हम बहुत सारी भौतिक राशियों का मापन करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि भाई भौतिक राशियाँ होती क्या है, भौतिक राशियाँ क्या चीज़ होती है? तो सबसे पहला हम डिफाइन करेंगे कि भौतिक राशियां क्या है। देखिए फिजिक्स के अंदर ऐसी जो भी राशियां जिनका हम मापन कर सकते हैं और जिनको संख्यात्मक रूप से व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है, जिनको एक संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और जिनका मापन पॉसिबल है, वो सारी की सारी क्या कहलाती है? भौतिक राशियां कहलाती है, ठीक है। जैसे द्रव्यमान, आप किसी का द्रव्यमान माप सकते हो? बिल्कुल माप सकते हो और लिख सकते हो ना कि इसका द्रव्यमान 4 kg है, 4 kg है। तो देखो आपने इसका मापन भी कर लिया, ठीक है। कैसे किया वो फर्क नहीं पड़ता और इसको संख्यात्मक रूप में दिखा भी दिया, ठीक है। तो ये हो गई एक भौतिक राशि। तो जब भी पूछा जाए कि भौतिक राशि कौन सी राशियां होती है तो आप कहेंगे वे राशियां जिनको संख्या के रूप में व्यक्त कर सके, पहली चीज। दूसरी चीज जिनका मापन क्या हो जाए? पॉसिबल हो जाए। जिनका मापन पॉसिबल हो जाए, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से हो, ठीक है, चाहे प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से। तो ये आपकी भौतिक राशियों की डेफिनेशन क्लियर हो गई कि ऐसी राशियां जिनको संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जिनका मापन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संभव है, वो क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियां कहलाती हैं। ये चीज समझ आ गई। अब देखिएगा जब हम किसी भी भौतिक राशि का मापन करते हैं, तो वो हम जब भी मापन करके उसको संख्यात्मक रूप में व्यक्त करते हैं तो वहां पर 2 तरीके की चीजें लिखी जाती हैं। एक तो लिखा जाता है संख्यात्मक मान, एक तो क्या लिखा जाता है? संख्यात्मक मान, और उसके पीछे दूसरा जो होता है वो क्या होता है? मात्रक। तो हमेशा जब भी एक भौतिक राशि मापी जाती है तो उसमें एक तो होता है संख्या, कोई भी संख्या शो की जाती है, ठीक है, जिसको हम आंकिक मान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आंकिक मान। ये तो क्या है? आंकिक मान है।
और इसको हमने मापा किसके अंदर है, वो यहाँ पर आ जाता है मात्रा के अंदर, यानी हमने ग्राम में मापा है, किलोग्राम में मापा है, या दूरी माप रहे हैं आप तो मीटर में मापा है, किलोमीटर में मापा है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हमें शो कौन करता है, मात्रक, और उसके आगे होता है आंकिक मान। ये चीज समझ आया। तो भौतिक राशि को इस प्रकार से हम माप सकते हैं। चलिए इसकी बात हम आगे फिर से करेंगे, लेकिन यहाँ पर केवल भौतिक राशियों की बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आता है, क्योंकि ये हमारा रिवीजन है, और रिवीजन ही नहीं कह सकते हम, ये कह सकते हैं कि वन टाइम में एक ही वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर करने वाले हैं, तो अच्छे से और बहुत ही बढ़िया तरीके से, लेकिन थोड़ा सा फास्ट हम इसको करने वाले हैं। चलिए, भौतिक राशियाँ यानी फिजिकल क्वांटिटीज, जो हमारी भौतिक राशियाँ यानी फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज जो है हमारी कितने टाइप्स की होती हैं, 3 टाइप्स की होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी होती है देखिए यहाँ पर। फिजिकल क्वांटिटीज हमारी 3 टाइप्स की होती हैं। जो हमारा फर्स्ट टाइप है वो है मूल राशियां। मूल राशियां इन्हें कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, चलिए इतना ही छोड़ते हैं। सेकंड जो है वो है डेराइव्ड क्वांटिटीज यानी व्युत्पन्न राशियां। ये क्या होती है, इन सभी के बारे में जानने वाले हैं, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, डेराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, और थर्ड वन जो है हमारी वो है पूरक राशियां। थर्ड वन क्या है, पूरक राशियां। तो देखिए, जब भी आपसे पूछा जाए कि फिजिकल क्वांटिटीज जो है हमारी कितने टाइप्स की होती है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फिजिकल क्वांटिटीज कितने टाइप्स की होती है, तो आप क्या कहेंगे कि फर्स्ट टाइप हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज, सेकेंड टाइप हमारा डेराइव्ड क्वांटिटीज, और थर्ड क्या है हमारा पूरक राशियां यानी सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है, आप इनको क्वांटिटी कह सकते हैं, इसके अलावा इनके जो मात्रक होते हैं उन्हें हम यूनिट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि ये हो गई हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज, डेराइव्ड क्वांटिटीज एंड पूरक राशियां। तो चलिए फिर अब इनको डिफाइन करते हैं कि मूलभूत राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है, डेराइव्ड क्वांटिटीज क्या है और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या है। तो देखिए, सिंपल सी बात है कि कुछ ऐसी राशियां होती हैं फिजिक्स के अंदर जो किसी अन्य राशि पर डिपेंड नहीं करती हैं, यानी उनका सूत्र अकेला अकेला आता है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी क्वांटिटीज भी हैं जिन्हें हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं, जो दूसरी क्वांटिटीज पर निर्भर करती हैं। जो दूसरी क्वांटिटीज पर क्या करती हैं, निर्भर करती हैं, उन्हें हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। चलिए एक उदाहरण समझते हैं। जैसे अगर हम बात करें फंडामेंटल क्वांटिटीज की, तो जो लंबाई होती है, जो लंबाई है और समय है, ये 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। मैंने आपको एक बार एग्जांपल दिया है, सारे के जितने भी फंडामेंटल हैं इन सभी के बारे में हम जानने वाले हैं, लेकिन फिलहाल समझ लीजिए कि लंबाई और समय 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। क्या लंबाई किसी और चीज पर निर्भर करती है, नहीं करती। समय किसी और चीज पर निर्भर करता है, नहीं करता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें वेग, आप सभी जानते हो वेग क्या होता है। वेग क्या होता है, विस्थापन बटा समय। ठीक है, या फिर अगर हम बात करें स्पीड की, किसकी बात करें, स्पीड की, तो बताइए जरा कि जो स्पीड होता है वो क्या होता है। स्पीड का मतलब क्या होता है, तय की गई दूरी यानी पथ की लंबाई हो गई बटा में समय। ठीक है, दूरी बटा में समय। तो अब बताइए कि जो स्पीड थी, जो कि एक डेराइव्ड क्वांटिटी है, वो 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी लंबाई और समय पर निर्भर कर रही है। इसका मतलब ये राशियां जो अन्य राशियों पर निर्भर करती हैं, और फंडामेंटल राशियां ऐसी राशियां या मूल राशियां ऐसी राशियां जो दूसरी राशियों पर डिपेंड नहीं करती हैं। ठीक है, अब आपकी पूरी फिजिक्स के अंदर हमारे पास केवल और केवल 7 ही मूल राशियां होती हैं, 7 ही फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। चलिए देखते हैं वो क्या क्या है, उनके मात्रक क्या है, उनके विमीय सूत्र क्या है। अब विमा क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे बाद में, फिलहाल विमीय सूत्र केवल देखेंगे। ठीक है, चलिए मूल राशि हमारे पास 7 होती हैं। सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले द्रव्यमान, उसके बाद लंबाई, द्रव्यमान, लंबाई, समय, द्रव्यमान, लंबाई, समय, उसके बाद चौथा देखिए विद्युत धारा, उसके बाद 5वां ताप, छठा है पदार्थ की मात्रा,
और सातवां है ज्योति तीव्रता। क्या है? ज्योति तीव्रता। ठीक है, तो देखिए 7 हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। कौन कौन सी है? द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। ठीक है, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारी होती हैं। अब देखते हैं कि इनके मात्रक क्या है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? तो देखिएगा द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। किलोग्राम, ठीक है, और इसका विमीय सूत्र होता है एम, कैपिटल एम। विमीय सूत्र के लिए हमेशा चिन्ह कैपिटल में यूज किए जाते हैं। ठीक है, लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या होता है हम सभी जानते हैं, मीटर होता है। ठीक है, और विमीय सूत्र इसका क्या होता है? एल होता है। विमीय सूत्र क्या होता है? कैपिटल एल होता है। यहां तक कोई डाउट नहीं है आपको। उसके बाद समय, समय का जो मात्रक होता है वो सेकंड होता है। ठीक है, और इसका जो विमीय सूत्र है वो इस प्रकार से होता है। उसके बाद है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा आप सभी जानते हो, जैसा कि आप पढ़कर भी आए हो 10th क्लास के अंदर की, क्या होती है? एम्पियर। एम्पियर, और इसका जो विमीय सूत्र कैपिटल ए होता है। ठीक है, उसके बाद है ताप। ताप के बारे में आप जानते हो कि ताप का जो मात्रक होता है वो डेफिनेटली हम किस में लेते हैं? केल्विन। डिग्री सेल्सियस में भी लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं। केल्विन जो है होता है, और इसका जो विमीय सूत्र होता है वो क्या होता है? थीटा। किससे शो करते हैं? थीटा से शो करते हैं। पदार्थ की मात्रा को हम किस में मापते हैं? मोल में, और इसका जो विमीय सूत्र होता है वो ये होता है MOL। समझ आया? MOL जो है इसका विमीय सूत्र होता है। उसके बाद ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। क्या होता है? कैंडेला, और इसका विमीय सूत्र ये होता है। इसका विमीय सूत्र क्या होता है? सॉरी, सी भी स्मॉल होता है। इसमें सी स्मॉल और डी भी स्मॉल, दोनों ही स्मॉल होते हैं। ये है ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, और ये है इसका विमीय सूत्र। मात्रक क्या है, मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, विमा, ये सब कुछ आगे जानेंगे। फिलहाल तो हम भौतिक राशियों के बारे में जान रहे हैं। ठीक है बच्चा लोग, चलिए आगे हम चलते हैं व्युत्पन्न राशियां। अब देखिए बाकी जितनी भी बची ना, बाकी जितनी भी राशियां बची वो सारी की सारी किस में आ जाएंगी? इसके अंदर आ जाएंगी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं रेस्ट ऑल, यानी जितनी भी बची सारी की सारी इसके अंदर। तो व्युत्पन्न राशियों के बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हो। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल बताइए क्या होता है? किसी भी चीज का क्षेत्रफल है तो वो 2 दूरियों का गुणा होता है। ठीक है, जैसे लंबाई गुणा चौड़ाई हो गया आयत का। ठीक है, उसके अलावा अगर मान लीजिए वृत्त का क्षेत्रफल है तो वो पाई r स्क्वायर हो गया। पाई को छोड़ो, लेकिन r 2 बार आया है ना, गुणा में r 2 बार आया, इसका मतलब 2 बार लंबाई गुणा में आई है। ठीक है, त्रिज्या क्या होती है? एक तरह की लंबाई है, तो 2 बार लंबाई गुणा में आई है। क्षेत्रफल को आप क्या मान सकते हैं? मान लीजिए लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई है। लंबाई का मात्रक बताइए क्या होगा? लंबाई का मात्रक मीटर में होगा, चौड़ाई का मात्रक भी मीटर में होगा। तो फाइनली आई तो मीटर स्क्वायर, यानी खुद ये क्या है? डेराइव्ड क्वांटिटी है, व्युत्पन्न राशि है, लेकिन ये डिपेंड किस पर कर रही है? फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी व्युत्पन्न राशियां फिजिक्स के अंदर, इनको छोड़कर बाकी जितनी भी बची सारी की सारी डेराइव्ड के अंदर, व्युत्पन्न के अंदर आएंगे। सिर्फ 2 को छोड़कर। वो 2 क्या है? वो 2 है हमारी पूरक राशियां, और 2 हमारी पूरक राशियां होती हैं जिनको ना तो हम इनके अंदर रखा हमने और ना ही इनके अंदर रखा। तो फिर इन दोनों क्वांटिटीज की जब बात आई तो हमने इसके लिए तीसरी ही कैटेगरी बना दी। वो कौन सी थी? पूरक राशियां। ठीक है, तो पूरक राशियों में एक तो आता है कोण और एक आता है ठोस कोण। अब ये कोण तो सिंपल आपको पता है कि 2 रेखाओं के मध्य कोणीय दूरी को कोण कहते हैं, लेकिन ठोस कोण का मतलब क्या होता है? तो देखिएगा 3D में जैसे आप खाते हो आइसक्रीम की जो कोण होती है इस तरीके से, है ना, आइसक्रीम जो कोण होती है इसके अंदर जो आप ये कह सकते हो कि 3D में जो एंगल बनता है, क्योंकि कई देखिए कोई जो आप ये कह सकते हो कोण जो है वो इतने एंगल पर भी हो सकती है, और कोई कोण जो है कुछ इस तरीके से भी हो सकती है। तो ये ठोस कोण हो गया, यानी 3D में जो बने, 3D में वो चारों तरफ से उसके दीवारें होती है और वो इस तरीके से बनता है, तो वो ठोस कोण हो गया। तो कोण और ठोस कोण के बीच में डिफरेंस पता चल गया। रेखाओं के मध्य कोणीय दूरी कोण है, लेकिन 3D में जो फिगर है उसके मध्य कोणीय दूरी ठोस कोण है। ठीक है, चलिएगा कोण का जो मात्रक होता है वो क्या है? रेडियन। क्या है? रेडियन।
और ठोस कोण का जो मात्रक है वो है स्टेरेडियन। क्या है? स्टेरेडियन। यहाँ तक आपको समझ आया? इन दोनों के मात्रक आपको स्पेशली पता होने चाहिए। इन 7 के मात्रक और विमा आपको स्पेशल पता होना चाहिए, क्योंकि अगर इनके मात्रक और विमा पता है तो आप सारी की सारी व्युत्पन्न राशियों के फॉर्मूले से उनके मात्रक और विमा बना सकते हो। ठीक है बच्चों, ये समझ आया? तो मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां, पूरक राशियां हम समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं मात्रकों की, कि मात्रक क्या होता है, उसके बाद मानक मात्रक क्या होता है, स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या क्या होती हैं, और फिर किस राशि की कौन कौन सी स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं। क्योंकि आप देखते हो, सिंपल सी बात है कि आप जब भी लंबाई मापते हो तो लंबाई को अलग अलग तरीके से माप सकते हैं, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, मीटर में, फुट में, हाथ से, पैर से, कैसे भी मापा जा सकता है। जब आप गेम खेलते हो तो आप कैसे मापते हो? पैरों से मापते हो। क्रिकेट का मैदान है या कोई भी मैदान आपने तैयार करना है, ठीक है, तो अक्सर, क्योंकि जब हम गली में, मोहल्ले में खेलते हैं तो हम अंदाजे से मापते हैं, ठीक है। तो वैसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं एक चीज़ को मापने के, लेकिन मापने में जो स्टैंडर्ड चीज़ें हैं उन्हें मानक मात्रक कहते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट हम मात्रकों की बात करते हैं। अब सबसे आसान लेकिन हार्ड लगने वाली चीज़ को हम डिफाइन करने जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स को मात्रक को डिफाइन करना बहुत ही हार्ड लगता है, ठीक है। लेकिन चलिए, बहुत ही आसान डेफिनेशन है इसकी, कि अगर आपसे पूछा जाए कि मात्रक क्या होता है तो आपको बताना है कि मात्रक क्या है? राशि का एक मान है। मात्रक क्या होता है? राशि का एक मान ही मात्रक होता है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राशि का एक मान ही क्या होता है? मात्रक होता है। जैसे आपने अगर किसी कपड़े वाली दुकान पर जाकर देखा है तो वो कपड़े को कैसे मापता है? तो आप देखते हैं कि एक रॉड होती है, अगर आप उसको कहेंगे कि 1 मीटर कपड़ा दे दीजिए तो वो क्या करेगा कि जो थान उसके पास है उस कपड़े को उस 1 मीटर वाली छड़ के बराबर रखेगा, और जहां पर वो पूरी 1 मीटर के बराबर नाप रहा है वहां से काट कर आपको दे देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मीटर कितना हुआ? 1 मीटर हुआ उस छड़ की लंबाई के बराबर, ठीक है। लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर, और 1 मीटर क्या है? एक निश्चित लंबाई है। इसका मतलब आप समझ गए कि राशि का एक मान ही क्या होता है? मात्रक होता है। यानी सिंपल सी बात हो गई कि जिस राशि को माप रहे हैं ना, उसी का एक जो आप ये कह सकते हो मान जो होता है ना, वो क्या होता है? राशि का एक मान ही मात्रक होता है, ठीक है, सिंपल सी बात। अब देखिएगा, मान तो कोई भी हो सकता है। जैसे आप कहते हो कि 1 हाथ की लंबाई, अब 1 हाथ की लंबाई, अब दूसरों के हाथ छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, तो ये एक स्टैंडर्ड नहीं हुआ। अब नेक्स्ट आता है कि स्टैंडर्ड यूनिट या मानक मात्रक क्या चीज होती है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई मात्रक तो ठीक है, राशि का ये एक मान होता है मात्रक, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट यानी मानक मात्रक क्या चीज होती है। इस चीज को ध्यान से समझिएगा कि मानक मात्रक राशि का मान तो होता है, लेकिन निश्चित और मूर्त रूप होता है, ठीक है, निश्चित और मूर्त रूप होता है। तो आप कह देंगे राशि का निश्चित, पहली चीज निश्चित होता है, दूसरी चीज वास्तविक होता है, वास्तविक व मूर्त रूप होता है, ठीक है। तो देखिए, मानक मात्रक का मतलब क्या हो गया? राशि का निश्चित, वास्तविक और मूर्त रूप होता है। जैसे आपने उस कपड़े वाली दुकान पर देखा होगा कि मीटर जो छड़ है उसने उतनी ही, चाहे आप किसी भी शहर में जाकर 1 मीटर कपड़ा मापे तो उस रोड की लंबाई हमेशा हर एक दुकानदार के पास आपको सेम ही मिलेगी। इसका मतलब उसका मान क्या हो गया? निश्चित हो गया, वास्तविक हो गया, और उस छड़ को आप छू सकते हो, यानी मूर्त रूप हो गया। समझ में आ गई? तो स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब क्या होता है? राशि का वह मान जो निश्चित है, वास्तविक है और मूर्त रूप में है, वो क्या कहलाता है? स्टैंडर्ड यूनिट कहलाता है। जैसे मान लीजिए आप हाथ से मापना चाहते हो किसी चीज को कि 1 हाथ के बराबर है, ठीक है। अब मान लीजिए कि दूसरा जो मापने जा रहा है उसका हाथ लंबा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, तो उस हिसाब से हमें नहीं पता चला कि निश्चित लंबाई कितनी है, ठीक है। हाथ छोटे मोटे होते रहते हैं, ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग राशि का निश्चित मान नहीं होगा, ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट्स का मतलब होता है राशि का निश्चित, वास्तविक और मूर्त रूप। समझ में आ गया ये चीज? चलिए
अब हमने बहुत सारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स अपनाए हुए हैं, बहुत सारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स अपनाए हुए हैं कि जब भी हम बात करते हैं किसी फिजिक्स के किसी कंसेप्ट की, तो वहाँ पर हम 3 टाइप के सिस्टम ऑफ यूनिट्स का यूज़ करते हैं। वो कौन कौन से हैं देखिएगा, 3 प्रकार के सिस्टम ऑफ यूनिट्स का यूज़ हम करते हैं। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं एमकेएस, सीजीएस और थर्ड है एफपीएस। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसके अंदर क्या होता है, ये खुद के नाम में ही बता रहे होते हैं कि हम किस राशि को किस मात्रक में मापेंगे। एमकेएस, जब भी आपको कहा जाए कि किसी राशि को एमकेएस में मापो, तो आपको समझ जाना है कि एम का मतलब है मीटर। एम का मतलब क्या है? मीटर, यानी लंबाई को हमने किस में मापना है? मीटर में मापना है। समझ गए? लंबाई को हमने किस में मापना है? मीटर में मापना है। के का मतलब है किलोग्राम, के का मतलब क्या है? किलोग्राम, यानी भार को किस में मापना है? किलोग्राम में मापना है। और समय को किस में मापना है? समय को सेकंड में मापना है, सेकंड में। ठीक है, तो जब भी आप फिजिक्स पढ़ते हैं और वहां पर कह दिया जाए कि एमकेएस में इसका मात्रक बताओ, तो आप समझ जाइए कि लंबाई को मीटर में, भार को किलोग्राम में और समय को सेकंड में पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद अगर सीजीएस में पूछा जाए कि सीजीएस मात्रक बताइए, तो सीजीएस मात्रक के अंदर आपको समझ जाना है कि सी का मतलब क्या है? सेंटीमीटर, जी का मतलब क्या है? ग्राम, और एस का मतलब क्या है? सेकंड। ठीक है, उसके बाद एफपीएस में पूछा जाए, एफपीएस कम ही यूज होता है लेकिन फिर भी, एफ का मतलब होता है फुट, पी का मतलब पाउंड, यानी भार किस में मापना है? पाउंड में, और समय किस में मापना है? सेकंड में मापना है। ये चीज आपको समझ में आ गई, यानी फुट, पाउंड और सेकंड, ये चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होने चाहिए कि फुट, पाउंड और सेकंड। अब इनके मात्रक थोड़ा सा शो कर दूं कि फुट को एफटी से, पाउंड को एलबी से, सेकंड को एस से, सेंटीमीटर को सीएम से, ग्राम को जीएम से, और किलोग्राम को केजी से, और मीटर को आपको पता है एम से शो किया जाता है। ठीक है, तो इनके जो चिन्ह हैं वो भी मैंने बता दिए। तो देखिए, मात्रक आप समझ गए, स्टैंडर्ड यूनिट्स आप समझ गए, और जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स ज्यादातर हम यूज करते हैं वो भी आप समझ गए, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। लेकिन फिर भी क्या था कि भारत के अंदर जब भी चीजों को मापा जा रहा था, तो मान लीजिए एमकेएस में मापा जा रहा था, किसी और कंट्री में सीजीएस में मापा जा रहा था, और किसी और कंट्री में एफपीएस में मापा जा रहा था। ठीक है, अब मान लीजिए कहा गया कि ये एक बॉक्स है, आप इसका क्या बताइए। मान लीजिए इस पर एक एफ बल लगाया गया, और उस बल का मान बताइए, या फिर आपसे ये कह दिया जाए कि इस छड़ की लंबाई बताइए, सिंपल एग्जांपल। ठीक है, अब मान लीजिए इसने चूज किया, इसने देखा मीटर में, तो इसने बता दिया कि 100 या 1000 मीटर है। ठीक है, 1000 मीटर है, और किसी दूसरे देश में जाकर यही 1000 मीटर 1 किलोमीटर बताया गया, तो इसका मान 1 है या 1000 है। तो इसके लिए हमने सेम चीजें रखने के लिए हमने एक सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स अपनाया, ताकि अलग अलग देश अपने अलग अलग स्टैंडर्ड यूनिट्स लेकर के ना घूमे। जब दुनिया भर के वैज्ञानिक एक साथ स्टडी करने आए, तो कम से कम वो एक मात्रक पर बात करके किसी कंक्लूजन पर तो पहुंचे। इसके लिए क्या किया गया कि 1960 के अंदर हमारे वैज्ञानिकों ने कहा कि हम सारे मिलकर इंटरनेशनल लेवल पर एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाते हैं जो हर एक देश में लागू होना चाहिए। आप अपने देश के अंदर कैसा भी मापन करिए, लेकिन जब दुनिया के बाकी वैज्ञानिकों के साथ आप बैठ रहे हैं, तो कम से कम उनकी यूनिट्स आपको समझ आए और आपकी यूनिट्स उनको समझ आए। इसलिए एक कॉमन सिस्टम ऑफ यूनिट्स तैयार कीजिए जो दुनिया के सभी साइंटिस्ट को पता हो। ठीक है, तो ऐसा ही तैयार किया गया। देखिएगा कि 1960 के अंदर यह आपसे पूछ लिया जाए, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है, या फिर एसआई मात्रक क्या होते हैं, तो आप सिंपल बता सको कि 1960 के अंदर
अंतरराष्ट्रीय माप तोल समिति, कौन सी समिति? अंतरराष्ट्रीय माप तोल समिति, अंतरराष्ट्रीय माप तोल समिति द्वारा ये जो MKS पद्धति है ना, इसका विस्तार करके, इसका क्या कर दिया गया? विस्तार कर दिया गया और इसको SI यूनिट्स के रूप में पहचान दी गई। तो SI यूनिट्स क्या है आपको पता होना चाहिए कि MKS का ही विस्तार है। MKS का विस्तार का मतलब क्या है कि यहाँ पर तो केवल 3 ही फिजिकल क्वांटिटीज है, 3 ही फिजिकल क्वांटिटीज हैं, बाकी की 4 फंडामेंटल क्वांटिटीज और भी है ना। तो उन 4 फंडामेंटल क्वांटिटीज को और शामिल कर दिया गया और SI यूनिट्स बता दिए गए। अब बाकी की 4 क्वांटिटीज के SI यूनिट्स कौन से हैं? तो वो जो मैंने पहले आपको बताए थे वो मैंने SI यूनिट्स ही बताए थे। इधर हमने किया था ना फंडामेंटल क्वांटिटीज, मूल राशियां, 7 मूल राशियां बताई थी, आगे उनके मात्रक भी बताए थे। तो उनके जो मात्रक बताए थे वो मैंने SI यूनिट्स वाले ही बताए थे। वही आप यहाँ पर सेम नोट कर सकते हैं कि द्रव्यमान का क्या हो जाएगा? द्रव्यमान का kg हो जाएगा, उसके बाद जो लंबाई है उसका मीटर हो जाएगा, समय का सेकंड हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से पदार्थ की मात्रा का मोल हो जाएगा, ज्योति तीव्रता का कैंडेला हो जाएगा, और इसके अलावा कौन से रह गए? ताप हो गया था, ठीक है। विद्युत धारा का एम्पियर हो जाएगा। तो ये सारे के सारे मैंने SI यूनिट्स बताए थे। तो अगर आपसे पूछा जाए इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, 1960 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय मापतोल समिति द्वारा MKS का विस्तार करके ही क्या बनाई गई? SI यूनिट्स बनाई गई। तो ये आपने यूनिट्स के बारे में जान लिया है कि यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन से टाइप्स की होती है। ये हमारा यूनिट्स वाला पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब कुछ यूनिट्स के बारे में, इंटरकन्वर्टेशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर कुछ मैथमेटिकल वैल्यूज के नाम मैं यहाँ पर बता दूं। जैसे आप लिखते हैं, आप क्या लिखते हैं कि मान लीजिए मीटर है, ठीक है, 1 मीटर है। 1 मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलना हो तो हम क्या करते हैं? 100 से भाग दे देते हैं। तो आप कह सकते हैं कि 1 मीटर बराबर 1/100 सेंटीमीटर होते हैं। यही तो होता है, 1 मीटर बराबर 1/100 सेंटीमीटर। इसको आप क्या कह सकते हो? 10⁻² सेंटीमीटर कह सकते हो ना। तो आपने देखा मीटर था और मीटर की जगह मीटर तो है, मीटर के आगे सेंटी आ गया। इसका मतलब अगर किसी चीज को 10⁻² से गुणा किया जाए तो उसके आगे सेंटी लग जाता है। और वैसा ही मैंने यहाँ पर आपको बताया कि 10⁻² लगने से उसके आगे सेंटी लग जाएगा। तो अब आप समझ गए कि ये कौन सी वैल्यू आपको बताई जा रही है कि अगर किसी राशि के साथ 10⁻1 हो तो उसे डेसी कहेंगे, -2 हो तो उसे सेंटी कहेंगे, -3 हो तो उसे मिली कहेंगे, -6 हो तो उसे माइक्रो कहेंगे, -9 हो तो उसे नैनो कहेंगे, 10⁻10 हो तो उसे एमस्ट्रॉन्ग कहेंगे, ठीक है, एमस्ट्रॉन्ग। -10 मीटर को एमस्ट्रॉन्ग बोलते हैं, माफ कीजिएगा, -10 मीटर को एमस्ट्रॉन्ग बोलते हैं। ये थोड़ी सी अलग राशि है, ठीक है। उसके बाद देखिए 10⁻12 को पिको कहेंगे, 10⁻14 को एक्सरे कहेंगे। ध्यान से देखिएगा, 10⁻14 को एक्सरे कहेंगे, 10⁻15 को फेम्टो, -18 को एटो, -21 को जेप्टो, -24 को योक्टो। इसी तरह से अगर 10⁻1 से गुणा किया जाए डेका, 10⁻2 से हेक्टो, 10⁻3 से किलो, 10⁻6 से मेगा, 10⁻9 से गीगा, 10⁻12 से टेरा, 10⁻15 से पैरा, 10⁻18 से एक्वा, 10⁻21 से जेटा, 10⁻24 से योटो होता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे मात्रकों की जिनके बारे में हम जानते नहीं है शायद, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं लंबाई के मात्रकों की। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कई मात्रक ऐसे हैं जिनसे हमें पता ही नहीं होता कि ये लंबाई के मात्रक है। जैसे सबसे पहले देखिए खगोलीय मात्रक। 1 AU इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है। खगोलीय मात्रक का मतलब क्या होता है? 1.496 गुणा 10⁻11 मीटर। उसके बाद दूसरा है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष बराबर 9.4
6-7 गुणा 10⁻15 मीटर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो प्रकाश वर्ष प्रकाश द्वारा निर्वात में तय की गई वह दूरी है, माफ कीजिएगा, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा तय की गई कुल दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है पारसेक। पारसेक जो होती है वो कितनी होती है? 3.084 गुणा 10⁻16 मीटर एक पारसेक के बराबर होती है। उसके बाद हम बात करते हैं द्रव्यमान के मात्रकों की। कुछ एक मात्रक ऐसे हैं जो आपको पता भी नहीं होगा कि वो द्रव्यमान के मात्रक है। देखिए, सबसे पहले क्विंटल। क्विंटल का मतलब 100 kg। सेकंड देखिए 1 मीट्रिक टन। 1 मीट्रिक टन का मतलब होता है 10 क्विंटल यानी 1000 kg। उसके बाद 1 पाउंड। 1 पाउंड का मतलब क्या है? 0.4535 kg यानी हाफ kg से कम। ठीक है, 0.4535 kg। उसके बाद देखिए 1 AMU। 1 AMU का मतलब समझते हो आप कि कार्बन 12 के 1/12 भाग का द्रव्यमान, जो कि 1.66 × 10⁻⁻27 kg होता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। चंद्रशेखर सीमा। अब आपको यह नहीं पता होगा कि चंद्रशेखर सीमा द्रव्यमान का मात्रक है। यह होता है 1.4 गुणा सूर्य का द्रव्यमान। 1.4 गुणा सूर्य का द्रव्यमान, और सूर्य का द्रव्यमान आपको पता है 2 × 10⁻30। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.8 × 10⁻30 kg आ जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं समय के मात्रकों की। तो पहला है सौर दिवस। सौर दिवस का मतलब होता है 86400 सेकेंड्स, और चंद्रमास का मतलब होता है 27.3 डेज। ठीक है, तो ये हमने कुछ मात्रकों की बात की है। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि जो हमारे एसआई मात्रक है, उनकी परिभाषाओं के बारे में, कि मीटर को कैसे डिफाइन किया जाता है, इसी प्रकार से द्रव्यमान का जो किलोग्राम है उसे कैसे डिफाइन किया जाता है, एक कैंडेला किसको कहते हैं, वो सब हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो चलिए फिर मूल मात्रकों की जो अंतरराष्ट्रीय परिभाषाएं हैं उनको समझते हैं। तो देखिए आपके सामने एक स्लाइड है, इस स्लाइड को देखकर आप इन परिभाषाओं को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मीटर की। तो देखिए 1 मीटर वह दूरी है जो प्रकाश निर्वात में 1/29,97,92,458 सेकंड में तय करता है। 1 सेकंड के 29,97,92,458 में हिस्से में जो दूरी तय करता है प्रकाश निर्वात में, उस दूरी को 1 मीटर कहते हैं। यानी 1/2,9,9,7,9,2,4,5,8 इतने भाग में। ठीक है, ये आप समझ गए। उसके बाद देखिए अगला है किलोग्राम। तो किलोग्राम का मतलब क्या होता है? देखिए प्लेटिनम इरिडियम के उस विशेष बेलन का द्रव्यमान जिसकी लंबाई तथा व्यास सेम है, जो अंतरराष्ट्रीय भार तथा माप संस्था पेरिस में पड़ा है। यानी एक संस्था है, उसके अंदर एक सिलेंडर लिया गया है, उस सिलेंडर का भार हमने 1 किलोग्राम माप लिया, जो आज पेरिस में पड़ा हुआ है। ठीक है, और पूरी दुनिया उस सिलेंडर के भार के बराबर भार को 1 किलोग्राम के नाम से जानती है। उसके बाद है 1 सेकेंड। ग्राउंड स्टेट में सीजियम 133 अपनी ग्राउंड स्टेट के अंदर जो है देखिएगा, ग्राउंड स्टेट में सीजियम 133 को 9192631770 इतने कंपन करने में जो लगा समय है वो 1 सेकंड के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 1 एम्पियर की, कि 1 एम्पियर किसके बराबर होता है। तो इसको मापने के लिए 2 अनंत लंबाई के तार ले लिए जाते हैं, 2 अनंत लंबाई के समांतर तार ले लिए जाते हैं, और यहाँ पर इन दोनों के मध्य धारा प्रवाहित होती है। अब जब इन दोनों के मध्य इतनी धारा प्रवाहित की जाए कि इन दोनों के मध्य जो बल है, बल तथा अभी कह सकते हैं कि F/m का रेशो जो है वो 2 × 10⁻⁷ न्यूटन हो जाए। यानी जो इनका बल है प्रति आप ये कह सकते हैं कि जो इनकी लंबाई है, ठीक है, एकांक लंबाई में जो बल है वो 2 × 10⁻⁷ न्यूटन हो जाए, तब उनके बीच में 1 एम्पियर की धारा बह रही होगी, ऐसा माना जाएगा। ठीक है, तो उनके बीच में 1 एम्पियर की धारा होगी जब उनका F/m कितना हो जाएगा, 2 ×
10⁻⁻7 न्यूटन। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 1 केल्विन कितना होता है, जो कि ताप का एसआई मात्रक है। तो देखिए जल के त्रिक बिंदु के ताप का, जल के त्रिक बिंदु के ताप का, त्रिक बिंदु एक ऐसा बिंदु होता है जब जल अपनी तीनों अवस्थाओं में होता है, यानी द्रव, ठोस और गैस, तीनों अवस्थाएं एक साथ पाई जाती हैं। कुछ मात्रा में जल बर्फ में होता है, कुछ गैस में और कुछ जल के रूप में होता है, यानी द्रव के रूप में होता है। तो उस त्रिक बिंदु के ताप का 1/273.16 भाग जो है वो किसके बराबर होता है, केल्विन के बराबर होता है। ठीक है, ये डेफिनेशंस आपको बस समझनी है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, छठा आगे है कैंडेला। कैंडेला जो है वो क्या है कि कृष्णिका के तल के लंबवत दिशा में उसके 1/6 और उसके बाद 5 zeros हैं, उसके बाद 5 zeros है, यानी 1/6000000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के ज्योति तीव्रता के बराबर होती है। कौन? ये जो एक कैंडेला होती है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये हमने जो है कुछ मात्रकों की डेफिनेशंस देखी और कृष्णिका के जो आप कह सकते हैं, दोबारा से कैंडेला की डेफिनेशंस देख लीजिए कि कृष्णिका के तल के लंबवत दिशा में उसके 1/6000000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल से ज्योति तीव्रता के बराबर होती है एक कैंडेला, जबकि कृष्णिका का ताप प्लेटिनम की गलना के बराबर हो तथा दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो। तो ये मैंने आपको बताया कि उसके अंदर से जितनी तीव्रता निकलेगी उसे कैंडेला माना जाएगा अगर कृष्णिका का ताप प्लेटिनम के गलना के बराबर होता है और दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। तो ये हमने कुछ मूल मात्रकों के डेफिनेशंस देख लिए हैं। तो चलिए इसके बाद हम त्रुटियों के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं किसके बारे में, त्रुटियों के बारे में, कि भाई त्रुटियां होती क्या हैं। तो देखिए सिंपल सी बात है कि फिजिक्स के अंदर जब भी हम भौतिक राशियों को मापते हैं तो हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं और उन गलतियों की वजह से, ठीक है, कुछ गलतियां हो जाती हैं, हमसे हो जाए, इंस्ट्रूमेंट से हो जाए, ठीक है, किसी से भी हो जाए, यानी विपरीत परिस्थितियों की वजह से हो जाए, तो उसका जो मापित मान है वो उसके वास्तविक मान से थोड़ा अलग आने लगता है। जैसे कि मान लीजिए कोई प्रतिरोध है या कोई तार है, कोई तार है उसका प्रतिरोध हम माप रहे हैं, कोई तार है इसका प्रतिरोध हम माप रहे हैं। पहले से हमें पता है कि इस तार का प्रतिरोध 2 ओम है, लेकिन ये तो क्या हो गया, इसका वास्तविक मान, ये तो क्या हो गया, इस तार के प्रतिरोध का वास्तविक मान हो गया। लेकिन उस दिन जब हम माप रहे थे तो कमरे का ताप, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, कमरे का ताप बहुत ज़्यादा था। जब ताप बढ़ता है तो आप जानते हो कि प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। तो क्या हुआ कि मान लीजिए इस तार का प्रतिरोध बढ़ गया और हमें कुछ इस तरीके के मान दिखाई देने लगे, 2.2 ओम हमें दिखाई देने लगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये इसका मापित मान हो गया, मापित मान। तो आपने देखा कि प्रतिरोध कितना था, इस तार का प्रतिरोध कितना था, 2 ओम, लेकिन हमने जब मापन किया तो कितना आने लगा, 2.2 ओम। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हमसे कुछ ना कुछ त्रुटि हो गई, और वो त्रुटि हुई कितनी, तो ये हम कैसे निकालेंगे कि हम वास्तविक मान में से मापित मान या मापित मान में से वास्तविक मान को घटा देंगे तो त्रुटि आ जाएगी। समझ में आ गई। तो त्रुटि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एरर या त्रुटि होती क्या है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि त्रुटि या एरर होता क्या है, देखिए त्रुटि जो है वो बस त्रुटि होती है, गलती होती है। कम मापा या ज्यादा मापा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गलती हुई तो बस आपको ये बताना है कि 0. यहाँ पर देखिए त्रुटि कितनी की हुई, 0.2 की त्रुटि हुई। यहाँ पर आपको ये नहीं बताना कि 0.2 कम आया या ज्यादा आया, ये हमेशा ध्यान रखना। हमेशा इसमें प्लस माइनस दोनों ही निशान लगाए जाते हैं कि या तो 0.2 ज्यादा हो गई या तो 0.2 कम हो गई। समझ में आ गया। ठीक है, त्रुटि देखिए गलती है, उसमें हमें ये नहीं बताना होता कि ज्यादा है या कम है। ठीक है, तो हम इसलिए दोनों ही दिखाते हैं त्रुटि के अंदर, बस इतनी चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, चलेगा। अब हम त्रुटि को डिफाइन करते हैं। त्रुटि क्या होती है, किसी राशि के वास्तविक मान तथा मापित मान में अंतर को क्या कहते हैं, अंतर को त्रुटि कहते हैं, त्रुटि
कहते हैं। त्रुटि को कभी भी प्लस और माइनस अकेले में नहीं दिखाया जाएगा, प्लस और माइनस दोनों चिन्ह उसके आगे दिखाए जाएंगे, क्योंकि कई बार त्रुटि ज़्यादा भी हो सकती है और कई बार त्रुटि कम भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि 0.2 ज़्यादा मान आ सकता है या 0.2 घट जाए मान, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 2 था तो हो सकता है 2.2 आ जाए, हो सकता है 1.8 मान आ जाए। तो इसमें तो 0.2 कम मान आया और इसमें 0.2 ज़्यादा मान आया, इसलिए हम त्रुटि को किससे दिखाते हैं? सीधा 0.2 से दिखाएंगे। 0.2 और उसके आगे प्लस माइनस दोनों चिन्ह लगा देंगे कि घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। इस चैप्टर में बस इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, त्रुटि तो हमने डिफाइन कर दी कि वास्तविक और मापित मान दोनों का अंतर त्रुटि होती है। लेकिन अगर हम डिफाइन करने पर आए तो हम त्रुटियों को 3 भागों में बांटते हैं। त्रुटियों को कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। तो चलिए अब देखते हैं त्रुटियों का पहला प्रकार। त्रुटियों का पहला प्रकार है क्रमबद्ध त्रुटि। पहला प्रकार कौन सा है बच्चा? क्रमबद्ध त्रुटि, जिससे हम कहते हैं सिस्टमेटिक एरर। ये एरर किसकी वजह से आया? सिस्टम की वजह से आया। और सिस्टम में हम देख सकते हैं कि कितना एरर आया, यानी ये ऐसी त्रुटियां हैं जिनको मापा जा सकता है, जिनको माप सकते हैं कि कितना एरर आया और फिर उस एरर में सुधार किया जा सकता है। समझ आया? यानी ऐसी एरर्स जिनका पता लग जाता है कि इतना एरर आया, यानी जिनको मापा जा सकता है और फिर जिनके मान का पता लगाया जा सकता है और फिर उनमें सुधार किया जा सकता है, उनमें शुद्धता, एक्यूरेसी लाई जा सकती है। ये चीज़ समझ में आ गई? अगर इसकी डेफिनेशन बुक में देखें तो लिखी हुई है, वे त्रुटियां जो किसी क्रमबद्ध नियम से निर्धारित होती हैं, यानी क्रमबद्ध नियम से वो निर्धारित हो जाती हैं कि कितनी त्रुटि हुई है और फिर उसमें हम सुधार कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये है हमारी सिस्टमेटिक एरर। सेकेंड जो है हमारा वो है रैंडम एरर। क्या है? रैंडम एरर, कभी कभार होने वाली यादृच्छिक त्रुटियां, कभी कभार होने वाली। जैसा हमने उस दिन देखा, अभी हमने प्रतिरोध मापा था और प्रतिरोध मापने पर क्या हुआ? उस दिन टेम्परेचर ज़्यादा था, उस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, या उस दिन मान लीजिए बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है, तो उस दिन रैंडम एरर्स महसूस होंगे। यानी उस दिन की वजह से, स्पेशल उस दिन की वजह से कुछ एरर्स पैदा हो जाएंगे, जिनको हम क्या कहेंगे? रैंडम एरर्स कहेंगे। इनमें सुधार नहीं कर सकते क्योंकि हमें नहीं पता कि किस वजह से और कितना एरर उत्पन्न हुआ है। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो है वो है स्थूल त्रुटियां। स्थूल त्रुटियां, ये त्रुटियां किस कारण से होती हैं? देखिएगा कि ये त्रुटियां जो है ये या तो व्यक्ति खुद ही अनमने मन से क्या कर रहा है? प्रयोग कर रहा है। अगर उसका मन नहीं कर रहा, जैसे मान लीजिए आप कॉलेज में जाओगे, प्रोफेसर साहब ने आपको फोर्स किया है कि आप प्रैक्टिकल कीजिए, आपका मन नहीं है, आपका मन घर जाने का है, भूख लगी है, तो आप प्रैक्टिकल को अनमने ढंग से करोगे, कनेक्शन सही नहीं करोगे। मान लीजिए तारों के कनेक्शन नहीं सही किए तो आपका जो उपकरण है वो सही नहीं बनेगा तो आपकी स्थूल त्रुटियां हो जाएंगी। यानी स्थूल त्रुटियों का कारण क्या होता है? या तो मशीन खराब है, या तो भाई क्या है? उपकरण ही खराब है, जिससे आप माप रहे हो वो ही खराब हो गया। ठीक है, दूसरी चीज आप खराब हो। आप खराब का मतलब क्या है? व्यक्तिगत। अब देखिए, व्यक्ति आप ये कह सकते हैं कि सावधानियां नहीं रख रहा है। अगर व्यक्ति सावधानियां नहीं रखेगा तो या फिर गलत तरीके से पाठ्यांक लिखेगा, या आप ये मान लीजिए कि पाठ्यांक तो सही नोट करेगा लेकिन गलत तरीके से लिख लेगा। जैसे मान लीजिए व्यक्तिगत गलतियां आप लिख सकते हैं, व्यक्तिगत गलतियां आप लिख सकते हैं, जैसे पाठ्यांक गलत नोट करना, पाठ्यांक गलत नोट करना। जैसे मान लीजिए आप 2 साथी हैं, आपने बिल्कुल सही रीडिंग्स ली और आपने कहा 30 ओम लिख दो, और आगे वाले लिखने वाले ने 30 की जगह 50 लिख दिया, कारण कि उसको नींद आ रही थी, तो वो उसकी गलती है। तो स्थूल त्रुटियां क्या होती हैं? आपको पता चल गया कि स्थूल त्रुटियां बड़ी त्रुटियां होती हैं, या तो उपकरण के खराब होने से या तो व्यक्ति के खराब होने से ये त्रुटियां हो सकती हैं, स्थूल त्रुटियां। रैंडम एरर्स जो होती हैं वो परिस्थितियों की वजह से उत्पन्न होती हैं।
परिस्थितियां यानी ताप, दाब, आर्द्रता, वायु वेग। मान लीजिए आप देख रहे हैं कि एक हेलीकॉप्टर इतनी स्पीड से जा रहा है लेकिन सामने से हवा चल रही है, तो क्या होगा, उसके वेग में चेंज होगा। ठीक है, अब हवा उसी दिन चल रही थी, कितनी जोर से चल रही है, वो चीजें उसको अफेक्ट करेगी। ठीक है, तो ये रैंडम एरर से कभी कभी उत्पन्न होते हैं। ठीक है, चलिए अब बात आती है हमारी सिस्टमैटिक एरर्स की। अब ध्यान दीजिएगा कि सिस्टमैटिक एरर भी आगे 3 टाइप्स के होते हैं। सिस्टमैटिक एरर कितने टाइप्स के? 3 टाइप्स के। इनकी डेफिनेशन आपके सिलेबस में है। अगर आप 11th क्लास में हो ना तो इनकी डेफिनेशंस आपके सिलेबस में है, और अगर आप फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो फिर तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि क्रमबद्ध त्रुटियां हमारी 3 टाइप की होती हैं। सबसे पहला जो टाइप है इसका वो है इंस्ट्रूमेंटल यानी उपकरणी त्रुटियां। उपकरणी त्रुटियां यानी किसकी वजह से हो जाए? ऐसी त्रुटियां जो उपकरण की वजह से हो जाती हैं, जो उपकरण की वजह से हो जाती है। दूसरी है प्रायोगिक तकनीक की वजह से, प्रायोगिक तकनीक की वजह से। और थर्ड है व्यक्तिगत। थर्ड क्या है? व्यक्तिगत त्रुटियां। अब आप कहेंगे कि इन व्यक्तिगत त्रुटियों और इन व्यक्तिगत त्रुटियों में अंतर क्या है? तो इनमें अंतर यह है कि हमें नहीं पता कि कितनी त्रुटि हो गई और हम उसको सुधार भी नहीं कर सकते, लेकिन इसमें हमें पता चल जाता है कि व्यक्ति ने ये चेंज किया है। हर एक में व्यक्ति ने 2 ज्यादा लिखे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? व्यक्ति ने त्रुटि कर दी, व्यक्ति ने देखने में गलत कर दी, उसकी नजरें कमजोर थी। इसका मतलब 2 को कम करके हम उसमें शुद्धता ला सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हर एक में उसने 2 की जगह 4 लिखा, 3 की जगह 5 लिखा, तो आप देख सकते हैं कि 2 बढ़ाया है, इसका मतलब क्या है कि उसने 2 की गलती कर दी है। ठीक है, चलिए तो इनको सुधारा जा सकता है, बस बात इतनी सी है। अब बात कीजिएगा नेक्स्ट प्रायोगिक तकनीक। प्रायोगिक तकनीक आपको प्रयोग करना नहीं आता, आप फिर भी कर रहे हैं, इसका मतलब आप प्रयोग गलत करेंगे। लेकिन प्रयोग को दोबारा से सही करके या फिर कुछ सिस्टम में चेंज करके आप इसको सुधार सकते हो ना। कि मान लीजिए आपको कहा गया कि ये आपका सेल है, एक बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल ले रहे हैं क्योंकि आप कुछ एक स्टूडेंट्स 11th क्लास के हैं, तो वो लैब्स में अभी गए नहीं, अभी जाएंगे, है ना, लैब में अभी जाएंगे, तो उनके लिए हम सिंपल एग्जाम्पल शो कर रहे हैं कि मान लीजिए प्लस और माइनस। अब आपको एक तार दिया गया, रेड वाला इसके साथ जोड़ना है और ब्लैक वाला इसके साथ, लेकिन आपने उल्टा जोड़ा, ब्लैक वाला इसके साथ और रेड वाला इसके साथ, तो आपने गलती कर दी। अब गलती को सुधार सकते हैं ना, आपको पता चल गया गलत जोड़ा, इसको सही करके जोड़ दीजिए, ये सही हो जाएगा। तो प्रायोगिक तकनीक में सुधार कर सकते हैं, व्यक्तिगत त्रुटि में भी सुधार कर सकते हैं। उसके बाद है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर, मान लीजिए इंस्ट्रूमेंट गलत बता रहा है, देख लीजिए, मान लीजिए कि इंस्ट्रूमेंट ही गलत बता रहा है, तब क्या किया जाएगा? हमें पता चल जाएगा कि इंस्ट्रूमेंट किस प्रकार से गलत बता रहा है। ज्यादा सारी रीडिंग लेंगे, 2, 4, 5 रीडिंग लेंगे, दोबारा माप के देखेंगे, तो हर बार हमें, मान लीजिए एक उदाहरण ले रहे हैं कि हर बार मान लीजिए वो आधा बताता है, जैसे 2 है तो 1 बताता है, 4 है तो 2 बताता है, 6 है तो 3 बताता है, तो हमें पता चल जाएगा कि इंस्ट्रूमेंट आधा बता रहा है। ठीक है, 2 है तो 1 बताएगा, 3 है 6 है तो 3 बताएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो अगर हमारी रीडिंग 12 आ रही है तो हम क्या समझे? इसका आधा कर लें, यानी एक्चुअल मान क्या होगा? 6 होगा। तो ये हमने कैसे पता चला? हमें ये हमने इसको ऑब्जर्व किया और इसको हमने ठीक कर लिया, तो ये त्रुटि किसके अंदर आएगी? इंस्ट्रूमेंटल एरर, सिस्टमैटिक एरर के अंदर आएगी, यानी इसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पर बताया गया कि जो इंस्ट्रूमेंटल एरर है वो भी 2 टाइप्स के होते हैं। इंस्ट्रूमेंटल एरर्स भी 2 टाइप्स के होते हैं। देखिए डेफिनेशंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले स्केल पर त्रुटिपूर्ण अंशांकन। जैसे आप स्केल देखते हैं तो आपका ये जो स्केल है इसके अंदर इस तरह से लाइनें दी होती हैं। अब मान लीजिए बीच में से एक भी लाइन मिस हो गई, आप देखते हैं स्केल में, सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं, एक स्केल में इस तरीके से मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
10 पर मान लीजिए 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, दोनों लाइनों के बीच में कितनी लाइनें होती हैं? 9 लाइनें होती है ना। मान लीजिए अगर किसी स्केल में 8 ही लगे तो वो किस वजह से हो गई कि वो स्केल ही गलत बन गया, वो स्केल ही गलत बन गया। उस स्केल में गलत बनने की वजह से आपने उसको थोड़ा सा एरर उसमें आ गया, ठीक है, क्योंकि इसमें कितनी डंडियां होनी चाहिए थी? 9, लेकिन उसमें 8 ही डंडियां बीच में डाली गई। वो मैन्युफैक्चरिंग एरर है उस स्केल का। तो स्केल पर त्रुटिपूर्ण अंशांकन हो, स्केल पर हम गलत जो पठन है वो देख रहे हैं। इस तरह से जब इलेक्ट्रॉनिक कोई मशीन होती है, जैसे मान लीजिए भार मापने वाली मशीन होती है, आप उसके अंदर रखते हो, उसके अंदर संख्या लिखी हुई आ जाती है, अगर उसमें अगर अंदर मशीनरी में अगर छोटा मोटा एरर हुआ तो वो तो हमें गलत शो करेगी ना, और अंदर हम झांक के थोड़ी ना देखने वाले हैं किस तरह से। और आप देखते भी इलेक्ट्रॉनिक्स जो होते हैं उनके अंदर या तो वो कुछ टेक्निकल इश्यूज उसके अंदर उत्पन्न कर देते हैं जो दुकानदार होते हैं जानबूझ के, ताकि वो हमें कम सामान बेच सके, ठीक है, या फिर उसके अंदर ऑटोमेटिक कई बार हो जाती है, ठीक है, तो दुकानदार हमें कहते हैं कि नहीं ये खराब है, ये ऐसे ही शो करेगा, ऐसा कुछ हमें बता दिया जाता है। तो वो किस वजह से होता है? स्केल पर त्रुटिपूर्ण अंशांकन के, ठीक है। उसके बाद है उपकरण की शून्यांक त्रुटि। उपकरण के अंदर एक दूसरा स्केल भी होता है, ठीक है, एक छोटा स्केल होता है जो गोल गोल स्केल होता है, ठीक है, जब आप प्रयोगशाला में जाएंगे तब आपको पता चलेगा। तो उस गोल जो होता है, जो राउंड राउंड घूमता है, ठीक है, उस स्केल में जो गलती होती है उसे शून्यांक निकाला जाता है। तो उपकरण की शून्यांक त्रुटि उस राउंड वाले स्केल की वजह से उत्पन्न हो जाती है। उसके अंदर एक्चुअली क्या होता है, ध्यान से देखिएगा कि मान लीजिए ये आपका मुख्य पैमाना है, मुख्य पैमाना, ठीक है, इस पर मान लीजिए कोई भी चीज आपको दिखाई जाती है, यहां पर लिखा हुआ है 50, यहां पर लिखा हुआ है 55, यहां पर लिखा हुआ है, चलिए पूरा 10-10 का ले लेते हैं, 60, 70, 80, 90। तो आप जब बीएससी करेंगे आगे, या जब भी आप अपनी ही लैब में जाएंगे तो आप इस तरह के बहुत सारे उपकरण देखेंगे। तो ये तो होता है मुख्य पैमाना। एक दूसरा स्केल भी होता है जो इस तरह से गोल होता है, इस तरह से गोल होता है, उस पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 लाइनें लगी हुई होती हैं जो 50 से 60 के बीच में शो करती हैं, ठीक है, 50 से 60 के बीच में शो करती हैं, ठीक है, 9 ही मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर एक स्केल लगा हुआ होता है, चलिए, जो इसके सामने आकर रुकेगा उसी रीडिंग को माना जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है कि जब 50 से 60 आता है तो ये एक बार घूमता है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि आपकी कोई वैल्यू है वो 50 पर है, फिर ये स्केल धीरे धीरे घूमेगा, ये स्केल धीरे धीरे क्या होगा, ये पूरा घूमेगा और आपका स्केल 50 से 60 पर आ जाएगा, ठीक है। चलिए मेरे को वापस घूमना पड़ेगा, दोबारा से देखते हैं, फिर 60 पर आ गया, फिर ये दोबारा से घूमेगा, ये एक बार घूमेगा, ठीक है, ये एक बार घूमा, जैसे ये घूमा ये 60 से 70 आ गया, दोबारा से घूम जाते हैं। अब ये जो स्केल है ये दोबारा से घूमेगा, और मान लीजिए कि ये पूरा नहीं घूमा, ये पूरा नहीं घूमा, ये आधा ही घूमा, अगली बार ये आधा घूमा। इसका मतलब क्या है, आधा ही घूमा, मान लीजिए इस तरह से जाकर वो रुक गया, आधा ही घूमा, इसका मतलब क्या होगा, आधा ही घूमा, इसका मतलब क्या है कि वो 60 से 70 के बीच में रुक गया। तो इसके अंदर जब ये 5 ही घूमेगा, आधा ही घूमेगा, इसका मतलब 60 से 70 पूरा पहुंचा ही नहीं, बीच में रुक गया। तो दूसरा जो पैमाना होता है वो इस तरह से गोल गोल घूमकर 60 और 70 के बीच की वैल्यूज दिखाता है। वो पूरा घूम गया, इसका मतलब 60 से 70 पहुंच गया। तो उस गोल के अंदर कोई त्रुटि आ जाए तो वो होती है हमारी शून्यांक त्रुटि, ठीक है, ये चीज समझ आई। हालांकि जब बच्चों देखिए यहाँ पर थ्योरेटिकली पढ़ाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है इसको, ठीक है, क्योंकि जब आप उपकरण देखेंगे तो आपको ये बहुत ईजी लगने वाला है, ठीक है। चलिए, तो ये आपको समझ आ गया, स्केल पर त्रुटिपूर्ण अंशांकन हो सकता है, उपकरण की शून्यांक त्रुटि हो सकती है, ठीक है। तो ये इतने टाइप्स के एरर हमने देख लिए, ये थे एरर्स के प्रकार। अब हम देखेंगे कि जब भी हम प्रयोग करते हैं तो त्रुटियों को कैसे मापते हैं। तो देखिएगा, कोई भी हमारे पास यंत्र है, उससे हम किसी भी भौतिक राशि का मापन करते हैं तो उसमें जो त्रुटियां आती हैं
त्रुटियों का मापन इन निम्न 3 पदों में किया जाता है, ठीक है, जैसे परम त्रुटि है, आपेक्षिक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि। इन 3 पदों में हम त्रुटियों का आंकलन करते हैं। कैसे करते हैं, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन भी आपके सामने लिखा है, ठीक है। देखिएगा कि स्क्रू गेज आप 11th क्लास में ही आप अपनी लैब में जाकर यूज करके देखेंगे, जिसमें आप तार के व्यास का जो मापन है वो करेंगे, ठीक है। तो देखिए, स्क्रू गेज एक इंस्ट्रूमेंट है, एक यंत्र है, जिसके द्वारा आपने तार के जो व्यास होता है तार का, ठीक है, मान लीजिए एक लंबी तार है, तो तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर आप देखेंगे तो मान लीजिए तार कुछ इस तरीके से होगी, तो ये तार का क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि तार के दोनों सिरे जो है वो वृत्ताकार होंगे, तो वृत्ताकार जो हिस्सा है उसका व्यास, ठीक है। तो तार के व्यास के ये पाठ्यांक लिए गए, ठीक है, अलग अलग जो है कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 बार आपने व्यास माप के देखा और ये अलग अलग मान आ गए। अब आपको देखना है कि हर बार क्योंकि अलग अलग मान आ रहे हैं, इसका मतलब इनमें कुछ ना कुछ त्रुटियां हैं, ठीक है। अब आपको शुद्ध मान भी ज्ञात करना और कितनी त्रुटि आ रही है उसका भी पता करना है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पैटर्न समझिएगा, उस हिसाब से फिर हम इस क्वेश्चन को भी करके देखेंगे। सबसे पहले हम निकालते हैं परम त्रुटि। क्या ज्ञात करते हैं, परम त्रुटि। परम त्रुटि के लिए मान लीजिए कि n बार प्रयोग किया गया, n बार क्या किया गया, प्रयोग किया गया, और जो पाठ्यांक आए वो क्या है, a1 a2 a3 अप टू an, ठीक है। तो a1 a2 a3 an इस तरह से पाठ्यांक आए हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि ये अलग अलग पाठ्यांक है, तो इनका एक माध्य मान निकाल लेते हैं, यानी इनका माध्य निकाल लेते हैं, जो कि हमें इसके वास्तविक मान के नजदीक प्राप्त होता है, ठीक है। तो चलिए फिर इसका माध्य निकाल लेते हैं सबसे पहले, ठीक है, जिसको हम क्या लिखेंगे, ए मीन लिखेंगे। ए मीन का मतलब क्या होता है, माध्य, या ए माध्य भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, ए माध्य। चलिए, समझ आया आपको इतना। इसमें क्या करेंगे हम, a1 प्लस a2 प्लस a3 सबको जोड़कर और n से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो ये a माध्य है, यानी हमारे पास उसकी मीन वैल्यू प्राप्त हो गई। अब जो मीन वैल्यू प्राप्त हुई है, उस मीन वैल्यू में से, अब देखिएगा इस मीन वैल्यू को हम क्या मान रहे हैं, इस मीन वैल्यू को हम वास्तविक मान रहे हैं, ठीक है। हमने सोचा कि ये जो वैल्यू आ रही है मीन, माध्य, क्योंकि ये इतने सारे मान है। अब सिंपल सी बात है, सच बताइएगा कि अगर आपकी कभी जो है पाठ्यांक 2 आए, कभी 3, कभी 4, कभी 5, तो हम क्या करते हैं, उनका एवरेज निकाल लेते हैं, यानी माध्य निकाल लेते हैं और उसको हम वास्तविक मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमने वही किया, सबका माध्य निकाल लिया और उसको हमने लगभग वास्तविक मान माना, ठीक है। यहाँ पर हम लगभग इसको वास्तविक मान मान रहे हैं। तो अब हरेक प्रेक्षित मान में त्रुटि कैसे ज्ञात करेंगे, कि हरेक प्रेक्षित मान को इस मीन वैल्यू से घटाएंगे, ठीक है। अब देखिएगा कि मान लीजिए इसमें कितनी त्रुटि है वो पता करना है, तो डेल्टा a1। अब हम परम त्रुटि ज्ञात करें। अब तक तो हमने क्या किया, इन प्रेक्षणों का माध्य ज्ञात किया। अब हम परम त्रुटि जिसे निरपेक्ष त्रुटि भी कहते हैं वो फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेल्टा a1 डेल्टा a2 इस तरह से डेल्टा an। ये कैसे फाइंड करेंगे, पहले तो मोड लगाएंगे, यानी प्लस में हो माइनस में हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आपको क्या करना है, ए मीन में से a1 माइनस कर देना है, यानी वास्तविक में से जो मापित मान है वो घटा देना है, उसी से तो त्रुटि निकलती है हमारी। उसके बाद am में से a2 माइनस कर देंगे। इसी तरह से जब an निकालेंगे, डेल्टा an, तो आप am में से माइनस कर देंगे an। समझ में आ गया। तो ये हर एक मान में जो जो त्रुटि आएगी वो आपको पता चल गई, यानी डेल्टा a1 डेल्टा a2 डेल्टा a3 सो ऑन अप टू डेल्टा an। तो ये सारी की सारी क्या है, हर एक परीक्षित मान के लिए निरपेक्ष त्रुटियां हैं या परम त्रुटियां हैं। इतनी चीज क्लियर हो गई ना आपको कि परम त्रुटि कैसे निकालेंगे। जो भी आपको पाठ्यांक दिए गए हैं उनका माध्य निकाल लीजिए और फिर उस माध्य में से सभी जितनी भी आप ये कह सकते हैं कि सभी जितनी भी आप ये कह सकते हैं कि पाठ्यांक उनको घटा देंगे तो आपके पास त्रुटियां आ जाएंगी। तो ये सबसे पहले हमने परम त्रुटि को ज्ञात किया है। यहां तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो चलिए यहां तक आपको समझ आया। परम त्रुटि आपने फाइंड कर ली, लेकिन त्रुटियां भी हमारे पास बहुत सारी आ गई, जैसे डेल्टा a1 डेल्टा a2 डेल a3 इस तरह से डेल an तक, ये सब की अलग अलग परम त्रुटियां आ गई। लेकिन हमें तो ये देखना है
कि आपेक्षिक त्रुटि आ कितनी रही है, तो इन त्रुटियों का भी माध्य निकाल देंगे। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, माध्य परम त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि या माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। ठीक है, इसको कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल, आपको डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा AN, और क्योंकि n पाठ्यांक लिए गए हैं तो n से भाग दे देंगे, ये आ जाएगा आपका डेल AM यानी त्रुटियों का माध्य। ये हो गई हमारी एक्चुअल परम त्रुटि, यानी हमने क्या किया, सबसे पहले माध्य मान निकाला, इस माध्य मान में से सबको घटा घटा कर त्रुटियां निकाली अलग अलग, फिर उन त्रुटियों का माध्य निकाल लिया, जो क्या हो गया हमारा माध्य निरपेक्ष त्रुटि या माध्य परम त्रुटि। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है ना, चलिए समझ आया यहां तक। उसके बाद आपको क्या करना है, ये हमारी आ गई डेल्टा AM, ठीक है, डेल्टा AM। अब उसके बाद नेक्स्ट है आपेक्षिक त्रुटि। आपेक्षिक त्रुटि किसके बराबर होती है, तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो माध्य परम त्रुटि है और जो माध्य मान है, माध्य मान और माध्य परम त्रुटि, इन दोनों का अनुपात जो होता है वो हमारे पास आपेक्षिक त्रुटि होता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर नेक्स्ट हमसे पूछ लिया जाए कि आपेक्षिक त्रुटि, अब देखिएगा यहां पर आपको दो चीजें बहुत सताएंगी, निरपेक्ष, आपेक्ष और सापेक्ष। तो ध्यान दीजिएगा, निरपेक्ष का मतलब होता है अकेला अकेला, किसी और से कोई तुलना नहीं, लेकिन सापेक्ष और आपेक्ष का मतलब होता है दूसरे से तुलना करके। तो चाहे सापेक्ष पूछे, चाहे सापेक्षिक पूछे, चाहे आपेक्षिक पूछे, एक ही बात है, लेकिन निरपेक्ष अलग बात है। ठीक है, आपेक्षिक त्रुटि, तो आपेक्षिक त्रुटि का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, आपेक्षिक त्रुटि का मतलब होता है डेल्टा AM बाय AM, यानी माध्य मानों का माध्य यानी पाठ्यांकों का माध्य जितना आया है, और ऊपर है त्रुटियों का माध्य। समझ आया इतना। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है प्रतिशत त्रुटि। इसी से आगे होगा प्रतिशत त्रुटि कैसे निकाली जाती है, ये मैंने सिर्फ फॉर्मूले आपको समझाए हैं, क्वेश्चन करेंगे तो आपको सब समझ आएगा, उधर क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ी है मैंने। ठीक है, प्रतिशत त्रुटि कैसे फाइंड करते हैं कि ये जो आपेक्षिक त्रुटि है ना, इसे 100 से गुणा करते हैं, बस और कुछ नहीं करना, इसको 100 से गुणा, डेल्टा AM बाय AM गुणा 100, ये लीजिए, ये हो गई आपकी प्रतिशत त्रुटि। ये क्या हो गई, प्रतिशत त्रुटि। अब डेल्टा AM बार यहाँ पर कई जगह लिखा होता है, तो आप ये भी कर सकते हैं, बार माध्य को दिखाता है। ठीक है, हमने M का मतलब मीन ही होता है, लेकिन कईयों में बार लगाए हुए, तो आप यहाँ पर बार लगा सकते हो, नहीं यहाँ पर भी बार लगा सकते हैं। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको समझ आना चाहिए कि क्या किसकी वैल्यू है। अब एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको A1, A2, A3, A4, A5 और A6 की वैल्यू दी गई है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, ए मीन निकाल रहे हैं तो इन सबको जोड़ देना है। इन सबको जोड़े तो क्या होगा, 1.328 प्लस 1.330 प्लस 1.335, क्योंकि सबसे पहले हमें इसकी ए माध्य ज्ञात करना है, तो उसके लिए A1, A2, A3 AN तक जोड़ देंगे, बटा n कर देंगे। अब यहाँ पे 6 है तो 6 से भाग दे देंगे। ठीक है, इन सभी को जोड़ देते हैं, 326 प्लस 1.334 प्लस 1.336, और इसको डिवाइड कर देंगे 6 से। अब जल्दी से इनका जो योग है वो करके बता दीजिए कि कितना आ रहा है। इनका योग आप करके देखिए, क्योंकि थोड़ी सी प्रैक्टिस आपकी भी होनी चाहिए, तो जल्दी से मुझे ये करके बताइए कि इनका योग जो है वो कितना आ रहा है। इनका योग फटाफट से करके देखिए, वीडियो में वेट किया जा रहा है, जल्दी से आप इनका योग करके बताइए मुझे कि कितना आ रहा है। अगर आप इनका योग करेंगे तो कितना आ रहा है, बहुत ही सिंपल है, जैसे ही आप इनका योग करेंगे तो आ रहा है 1.64, और जैसे ही आप करेंगे 7 ठीक है, ये आ रहा है 7.979 है ना। और 6 से जब आप डिवाइड करेंगे तो कितनी वैल्यू आ रही है, 6 से डिवाइड और करके देखिए कितनी वैल्यू आ रही है, 1.3298 है ना, 1.3298, क्योंकि कैलकुलेशन का टाइम नहीं है तो डायरेक्ट मैंने लिख लिया 1.3298। अब ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर 8 है, 9 के बाद 8 है, और 8 5 से ज़्यादा है, इसलिए आगे वाला एक बढ़ेगा। 9 से 1 क्या होता है, ज़्यादा
9 से 1 बढ़ा दें तो 10 हो जाता है, यानी 29 30 हो जाएगा। तो 29 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो लगभग इसको इतना मान सकते हैं, ठीक है, इतना मान सकते हैं। समझ आएगी। तो 1330, क्योंकि हमें पॉइंट के बाद 3 अक्षर रखने हैं, ठीक है, सॉरी 3 ही अंक रखने हैं, ठीक है, तो 3 ही अंक रखे हमने, ठीक है। वो सार्थक अंकों में राउंडिंग ऑफ अगला टॉपिक है हमारा, उसको हम अच्छे से सीखेंगे कि कैसे एक बढ़ाया जाता है घटाया जाता है, वो सब सीखेंगे। चलिए, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ये हमारा AM आ गया, यानी A माध्य हमारा आ गया। अब हमें क्या करना है, सभी मानों को AM में से घटा कर देखना है। जैसे डेल A1 देखो, डेल A1 में क्या करोगे, इसमें से ये घटाओगे 1.330, इसमें से माइनस करोगे 1.328। डेल A2 कैसे फाइंड करोगे, 1.330 माइनस 1.330, ठीक है। डेल A3, अब सिंपल है कि इसको इसमें से घटा कर देख लेंगे क्या आता है क्या नहीं। तो देखो, इसमें से ये घटाया तो कितना आया, 0.002, इसमें से ये घटाया तो 0। A3 देखो, ये घटाइए। अब देखिए 1.3 तो सेम है, आगे देखो 25 है और यहाँ 30 है, 30 में से 25 घटाया 5 आ रहा है, तो यह जगह 0.005। अब देखो यहाँ पर 26 है और यहाँ पे 30 है, 30 में से 26 गए, कितना बचता है, 4 बचता है। तो डेल A4 इज इक्वल टू 0.004। 330 में से घटाना है, 1.330 में से घटाना है। अब ये देखिए, ये बड़ा हो गया, 334 है, 34 है, 30 में से 34 घटाएंगे तो क्या बनेगा, लेकिन यहाँ पे मोड है, 30 में से 34 घटाएं तो माइनस का 4 आता है, लेकिन यहाँ पे मोड है तो माइनस प्लस का कोई चक्कर नहीं है, तो यहाँ पे भी प्लस का ही आएगा। डेल A5 मोड के अंदर माइनस 0.004 आ सकता है, लेकिन मोड से बाहर जो है वो इसको वापिस से यही लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मोड माइनस को चबा कर खा जाता है। उसके बाद है डेल A6। डेल A6 कैसे फाइंड करेंगे, 1.336, 36 है, 30 में से 36 गए, माइनस के 6 बचते हैं, लेकिन मोड से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये लीजिए, ये हमारी किसकी वैल्यूज आ गई, डेल की, ठीक है, यानी सारी त्रुटियां अलग अलग आ गई। अब इन त्रुटियों का माध्यमान हमें फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए। अब कलर चेंज कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिखाई दे। 0.002 और यहाँ पे 0, 5, 4, 4 और 6, ठीक है। इन सभी को ऐड करते हैं। सबसे पहले जरा देख के बताइए, यहाँ दिखाई दे रहा है ना डेल। चलिए काम करते हैं, ये चीज़ आपको समझ आ गई, ये चीज़ आपको समझ आ गई। तो अब एक काम करते हैं कि एक बार इसको हटा देते हैं, या ऊपर वाले को इसको हटा देते हैं। चलिए इसको हटा देते हैं एक बार और यहाँ पर करके देखते हैं। इन सभी का माध्य निकालते हैं, तो डेल AM बार इज इक्वल टू, सभी का योग देखो 0.002 प्लस 0 प्लस 0.005 प्लस 0.004 और उसके बाद प्लस 0.004 प्लस 0.006 बाय 6। अब जल्दी से ये वैल्यू बताइए कि कितनी आ रही है, सबकी वैल्यू कितनी आ रही है। तो आप देखेंगे 0.021 बाय 6। जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो कितना आता है, जल्दी से बताइए। जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू लगभग 0.0035 आ रही है। तो ये आ गई आपकी माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, ठीक है। यानी ये किसकी वैल्यू आ गई भाई, ये इसकी वैल्यू आ गई, सॉरी कहाँ गई, माध्य, बिल्कुल सही है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। ये हो गया डेल AM बार, ठीक है। अब हम बात करते हैं सापेक्षिक त्रुटि की। तो सापेक्षिक त्रुटि के लिए क्या करना है, इसको भाग देना है इससे, तो इसको भाग देंगे उससे, तो क्या बनेगा, देखिए जरा यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, सॉल्व आप करते रहिएगा। ये है डेल AM की वैल्यू और AM की वैल्यू वहां से कितनी थी बताइए जरा, 1.330। ये हो गया, इसको 100 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगी प्रतिशत त्रुटि। सिंपल सी बात थी, इतना आसान सा क्वेश्चन, कैलकुलेशन भी मैंने करके दिखा दी आपको। सबसे पहले आप क्या करोगे, माध्यमान निकालोगे, ठीक है। सभी पाठ्यकों को माध्यमान से माइनस करके त्रुटियां निकालेंगे, फिर त्रुटियों का माध्यमान निकाला गया, त्रुटियों का माध्यमान जो आया वही हमारी माध्य परम त्रुटि या माध्य निरपेक्ष त्रुटि थी, ठीक है।
उसके बाद इस माध्य परम त्रुटि को जब हमने am से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आ गई सापेक्षिक या निरपेक्ष सापेक्षिक या आपेक्षिक त्रुटि। जब इस पूरी त्रुटि को हम 100 से गुणा कर देंगे यानी 0.0035 बाय 1.330 इसको 100 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगी हमारी प्रतिशत त्रुटि और इसके आगे हम प्रतिशत लगा देंगे जैसा यहाँ पर लगाया है। तो ये है त्रुटि निकालने का तरीका कि अगर आपको बहुत सारे पाठ्यांक दे दिए जाएं तो आप इस प्रकार से त्रुटियां ज्ञात करोगे। बताइए बच्चा लोगों, क्लियर हुई सारी बात? क्लियर हुई ना सारी बात? चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे जो आने वाला है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाला है। ये तो हमने बात की कि जब एक ही राशि की बात हो, अगर मान लीजिए कि किसी ऐसी राशि की बात कर ली जाए जो अन्य दो राशियों से व्युत्पन्न होती है, और देखिएगा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। जब आप इसे सेकेंड टाइम रिवाइज करेंगे ना, अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है तो वीडियो को दोबारा से देख लीजिए, है ना, रिमाइंड कर लीजिए वीडियो को। चलिएगा, अब मैंने आपको कहा कि कोई एक ऐसी राशि है ए कोई राशि है, ठीक है। या मान लीजिए बेस्ट एग्जांपल लेते हैं, ये एक आयत है, ठीक है। इसकी लंबाई है ए और चौड़ाई है बी। लंबाई कितनी है ए और चौड़ाई कितनी है बी, ठीक है। लंबाई है ए और चौड़ाई है बी। चलिए आयत नहीं, ये मानते हैं कि ये दूरियां हैं, ए दूरी है और बी दूरी है, यानी कोई व्यक्ति अपने घर से चला और ऑफिस पहुंच गया, पहले ए दूरी तय की फिर बी दूरी तय की। ए का मान है 2 और इसमें त्रुटि हो सकती है 0.2 की, इसलिए हमने प्लस माइनस लगा दिया। प्लस माइनस किस लिए लगाया कि त्रुटि ज्यादा भी दिखा सकती है मान को और कम भी दिखा सकती है मान को। त्रुटि ज्यादा, देखिए सिंपल सी बात है, 0.2 की त्रुटि है तो त्रुटि तो हमें गलती बताती है। अब गलती हो सकता है कि मान को ज्यादा बता रही हो, मान को कम बता रही हो, ठीक है। अगर ज्यादा बताएगी तो 2.2 बताएगी, कम बताएगी तो 2 में से 0.2 कम यानी 1.8 भी बता सकती है, ठीक है। तो दोनों में गलती तो 0.2 की ही हो रही है, ठीक है। उसके बाद बी मान लीजिए कोई भी है, जैसे 4 है और प्लस माइनस 0.3 है, ठीक है। तो ये तो मान होता है मुख्य मान और ये होती है त्रुटि, ठीक है। ये तो है पाठ्यांक और ये त्रुटि, ठीक है, कि इतनी त्रुटि आ सकती है। अब मैंने आपसे पूछा कि मुझे तो z बताइए, और z क्या है? कुल तय दूरी। z क्या है? कुल दूरी, कि इस व्यक्ति ने कुल दूरी कितनी तय की। तो आप कैसे बताएंगे कि z तो a प्लस बी होगा। z तो क्या होगा? a प्लस बी। तो a और b के मान तो 2 और 4 जोड़ देंगे, लेकिन त्रुटियों को कैसे मैनेज करेंगे? तो ये चीज ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए ये 0.2 जो है मान को बढ़ा रहा हो, मान को क्या कर रहा हो? बढ़ा रहा हो, और ये भी मान को बढ़ा रहा हो। मान लीजिए मान बढ़ रहा है, एक एग्जांपल मान लीजिए मान बढ़ रहा है, ये दिखा रहा है 2.2 और ये दिखा रहा है 4.3। तो जब इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2 और 4 तो 6 और ये आ गया 0.5, यानी टोटल त्रुटि कितनी आ गई? 5 की। इसका मतलब त्रुटियां जुड़ेंगी। त्रुटियां क्या होंगी? जुड़ेंगी। ये चीज क्लियर हो गई। अगर मान लीजिए ये मान कम दिखा रही है, अगर ये मान कम दिखा रही है तो मान लीजिए 2 माइनस 0.2 1.8, और ये भी कम दिखा रही है तो 4 में से 0.3 घटाइए, कितना आएगा? 3.7। अब इनको जब आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा? इनको जैसे ही आप जोड़ेंगे, चलिए इनको जोड़ लेते हैं, तो क्या हो गया? मान तो आ गया 6 और त्रुटियां कितनी आई? त्रुटियां आई 0.5। तो यहाँ भी त्रुटि 0.5 और यहाँ भी 0.5, यानी चाहे बढ़ाए चाहे घटाए त्रुटियां हमेशा जुड़ती हैं। समझ में आया? तो जब भी आप ए और बी को जोड़ेंगे तो उनकी त्रुटियां जुड़ जाएगी। अगर ऐसे ही घटाव हो रहा हो तब भी त्रुटियां जुड़ती हैं। तो ध्यान से देखिएगा कि जब आप z बराबर ए बी करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना है कि मान तो ऐसे निकल जाएगा z बराबर a प्लस बी। जब इनकी त्रुटियों की बात होगी कि z में कितनी त्रुटि आ रही है तो दोनों त्रुटियों को आप जोड़ देंगे। समझ आया कि z बराबर a प्लस बी और डेल z बराबर डेल a प्लस डेल बी। ठीक है, अब मान देखिए, क्योंकि ये वैल्यूज है, करके देखते हैं z कितना आएगा। तो z तो आ जाएगा 2 + 4 और डेल z कितना आ जाएगा? डेल a कितना है? 0.2 और डेल b कितना है? 0.3। तो ये हो जाएगा 0.5 और ये हो जाएगा 6।
ठीक है। और एग्जैक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, z प्लस माइनस डेल z लिखेंगे इसको तो क्या हो जाएगी 6 प्लस माइनस 0.5। तो इस तरह से जो है ये मैंने बताया कि त्रुटियों का जोड़ कैसे किया जाता है, त्रुटियों का गुणा कैसे होगा, त्रुटियों का यानी जब हम पाठ्यकों का गुणा कर रहे होते हैं, भौतिक राशियों का गुणा कर रहे होते हैं, तब उनकी त्रुटियों को कैसे मैनेज करेंगे। तो ये सारी चीजें हम नेक्स्टली देखने वाले हैं। तो चलिए फिर अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास दो राशियां हैं, त्रुटियों की बात चल रही है तो देख लीजिए, मान लीजिए हमारे पास दो राशियां हैं। पहली राशि a प्लस माइनस डेल्टा a, जहां पर a तो वो राशि है और डेल a उसके अंदर परम त्रुटि है, समझ गए ना, मतलब परम त्रुटि का। चलिए, और दूसरी राशि है b प्लस माइनस डेल b, b दूसरी राशि है और डेल b जो है दूसरी राशि की परम त्रुटि है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों राशियों का योगफल करना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि राशियों के योगफल में त्रुटि, राशियों के योगफल में त्रुटि। जैसे मान लीजिए आपको कहा गया कि आपको z फाइंड करना है जो कि a प्लस b है, तो जो z वैल्यू आएगी यानी z भी एक अलग राशि आएगी, तो ये जो z राशि आएगी उसमें जो पनपने वाली त्रुटि होगी वो किसके बराबर होगी। तो हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पर जो डेल z होगी वो भी किसके बराबर होगी, डेल a प्लस डेल b के बराबर होगी। यानी अगर z a और b का योग है तो उस योग के अंदर जो त्रुटि आएगी वो बाकी की दोनों त्रुटियों की योगफल होगी। तो आने वाली राशि जो है वो क्या बनेगी, यानी सिंपल सी बात है कि जब आप a प्लस माइनस डेल a, ये पहली राशि हो गई, इसमें जोड़ोगे आप दूसरी राशि तो आपके पास क्या आएगी, z प्लस माइनस डेल z आएगी, जहां पर z तो क्या है a और b का योग है और डेल z उनके योग में आने वाली त्रुटि है, उनके योग में प्राप्त होने वाली त्रुटि है डेल z, जो कि किसके बराबर होगी, डेल a प्लस डेल बी के। यानी त्रुटियां सदैव जुड़ती हैं जब भी राशियों का योगफल या घटाव होता है। बिल्कुल सही, जब राशियों का घटाव होगा ना तब भी त्रुटियां जुड़ेंगी, क्योंकि गलती तो गलती है और गलती जुड़ती है। तो ये क्या है, राशियों के घटाव में त्रुटि, राशियों के घटाव में त्रुटि। अगर आपसे कह दिया जाए कि z बराबर a माइनस बी है तब डेल z कैसे आएगा, यानी इनके घटाव में त्रुटि किस प्रकार आएगी, तो यहां पर भी इनकी त्रुटियां जुड़ेंगी, इनकी त्रुटियां जुड़ेंगी, ये खास ध्यान रखना है। क्योंकि जब आप घटाव करते हो तो इसके वैल्यू में मान लीजिए जो त्रुटि आई है और इसके वैल्यू में जो त्रुटि आई है उन गलतियों का योग होता है, और जो भी आप जोड़ या घटाव करते हो उसमें वो गलतियां जुड़कर इतना बड़ा प्रभाव शो करती हैं, ठीक है। ये चीज आपको समझ आ गई। तो डेल z क्या होगा, डेल a प्लस डेल b। तो हमेशा ध्यान रखना है, राशियां चाहे जुड़े चाहे घटे उनकी त्रुटियां जुड़ती हैं, क्योंकि त्रुटियां की गई गलतियां होती है, गलत मान दिखाए होते हैं, ठीक है। ये चीज समझ आ गई। लेकिन जब भी हम राशियों का गुणा या भाग करते हैं तब हम, ये देखिएगा ये परम त्रुटियां हैं, जब राशियों का गुणा या भाग करते हैं तब हम उनकी निरपेक्ष त्रुटियों के मध्य संबंध दिखाते हैं। कैसे, देखिए तीसरा पॉइंट हमारा क्या होगा, राशियों के गुणन में त्रुटियां। अब देखिए सिंपल सी बात है, हमारे पास राशियां तो यही रहेंगी, राशियां तो ये रहेंगी, लेकिन अगर हम राशियों का गुणन कर रहे हैं यानी z बराबर हमने कहा a इंटू बी है, तब क्या होगा, तो तब आपको ध्यान रखना है कि तब वहां पर आपेक्षिक या सापेक्षिक त्रुटि आएगी। और आपेक्षिक या सापेक्षिक त्रुटि के बारे में आप जानते हो क्या होता है, डेल्टा ए एम बाय ए एम, यानी उसका मान और ऊपर उसकी त्रुटि। तो इसके अंदर निरपेक्ष त्रुटि क्या होगी, इसके अंदर तो होगी डेल्टा ए बाय ए और इसके अंदर होगी डेल्टा बी बाय बी, डेल्टा बी बाय बी, समझ आया, डेल्टा बी बाय बी हो जाएगी। तो अब जो नेक्स्ट इनके गुणन के बाद जो राशि आई है, गुणन के बाद राशि कौन सी आई, z। तो z के लिए जो सापेक्षिक त्रुटि है वो क्या हो जाएगी, डेल z बाय z, और वो इन दोनों
सापेक्षिक त्रुटियों के योग के बराबर होगी। यानी सापेक्षिक त्रुटियों का योग होगा तो डेल ए बाय ए प्लस डेल बी बाय बी। यानी सिंपल यहाँ याद रखना है कि जब जोड़ करते हैं या घटाव करते हैं तो परम त्रुटियां जुड़ती हैं, लेकिन जब गुणा या भाग करते हैं तो सापेक्षिक या आपेक्षिक त्रुटियां जुड़ती हैं। ये बात समझ में आई क्या बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर परम त्रुटि सापेक्षिक आपेक्षिक में कंफ्यूज हो रहे हो तो फिर से बता दूं कि परम त्रुटि होती है सीधी वास्तविक मान और मापित मान में अंतर, बस इतना ही। लेकिन सापेक्ष त्रुटि क्या होती है कि जो त्रुटियां आई है उसको अगर वास्तविक मान से भाग दे दिया जाए तो वो हमारी क्या होती हैं? वो हमारी सापेक्षिक त्रुटि होती है। ठीक है, चलिए अब अगर भाग दे दिया जाए तो क्या होगा? तो देखिए, राशियों के भागफल में त्रुटियां तो भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा, नहीं आएगा। कैसे? z बराबर अगर a बाय b कर दिया जाए तो क्या होगा? सिंपल सी बात कि z तो ऐसे निकालोगे सीधा, a से b से भाग देके z आ जाएगा सीधा। लेकिन डेल z कैसे निकालोगे? तो डेल z बाय z बराबर किसके होगा? सेम टू सेम, इसके सेम टू सेम होगा। ये चीज समझ में आ गई क्या? यानी आपको तो एक बात ध्यान रखनी है कि अगर जोड़ और घटाव होता है तो त्रुटियां जुड़ती हैं, बस बात खत्म। जब गुणा और भाग होता है तब जो सापेक्षिक त्रुटि होती है वो जुड़ती है। यानी डेल ए बाय ए प्लस डेल बी बाय बी, चाहे गुणा हो चाहे भाग हो ये होगा, और प्लस हो चाहे माइनस हो, जोड़ हो या घटाव हो ये होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई ना? अब उसके बाद देखिए, अगर मैं कह दूं कि z बराबर 2 गुणा a गुणा बी, 2 गुणा a गुणा b, तो इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये जो 2 है ये त्रुटियों पर कोई प्रभाव नहीं डालने वाला, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। मान लीजिए यहाँ पर 2 लग जाए, यहाँ पर 2 लग जाए तो इससे डेल z बाई जेड, सॉरी यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा। ठीक है, तो इससे डेल z बाई जेड पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इन राशियों को आप नेग्लेक्ट माने, यानी अगर किसी अंक से गुना हुआ है तो आप उसको नेग्लेक्ट माने। अब बात करते हैं घातों के लिए। घात वाली राशियों के लिए त्रुटियों का क्या बनेगा? इस चीज को ध्यान से देखिएगा कि n घात के लिए त्रुटि, ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं कह दूं z बराबर a स्क्वायर, तो क्या a स्क्वायर को a डॉट a लिख सकते हैं? तो ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया कि एक राशि और दूसरी राशि गुणा में है तो इनकी सापेक्षिक त्रुटियां जुड़ जाएंगी। यानी डेल z बाय z बराबर, पहले इसके लिए डेल a बाय a प्लस डेल a बाय a, ये दोनों जुड़ जाएंगी। 2 डेल a बाय a इज इक्वल टू डेल z बाय z। इसका मतलब क्या समझे कि अगर घात आ जाए तो उस घात को गुणा कर दो सापेक्षिक त्रुटि के साथ। समझ गए? तो चलिए अब एक मिक्सचर के लिए और बता दूं। जैसे मैंने आपको कहा कि z बराबर a की घात मैंने कहा 2 है, b की घात मैंने कहा 3 है, c की घात, चलिए बटा में लेते हैं, c की घात 4 है और d की घात 5 है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि घातें तो आगे आती हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, गुणा हो चाहे भाग हो, ये है सापेक्षिक त्रुटि। ये तो भाई जुड़ने वाली है, तो सापेक्षिक त्रुटि क्या होगी? डेल z बाय z होगी। तो डेल z बाय z क्या होगा भाई? घातें तो आ जाएंगी आगे और डेल a बाय a हो जाएगा, प्लस इसकी घात आ जाएगी 3 डेल बी बाय बी। अब चाहे गुणा में हो भाग में हो, आएगा तो प्लस में, तो इसकी घात 4 डेल सी बाय सी, प्लस उसके बाद देखिए ये घात डेल डी बाय डी, तो 5 डेल डी बाय डी। बस इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है, घात आगे आएगी और गुणा भाग में सापेक्षिक त्रुटियां जुड़ती हैं। तो ये हो गई हमारी त्रुटियों की बात की जब हम राशियों को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, घात करते हैं, मिक्सचर करते हैं, कुछ भी करते हैं तो त्रुटियों का क्या बनेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब हमारा लास्ट एंड फाइनल टॉपिक इस चैप्टर का क्या बचता है? सार्थक अंक और उसके बाद राउंडिंग ऑफ। ठीक है,
सार्थक अंक हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, सार्थक अंक तो समझ लेंगे, लेकिन उसके बाद है विमा। तो जो विमा वाला टॉपिक है, उस टॉपिक को हमने लाइव क्लास में पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया, वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप देखना चाहते हो तो। और दूसरी चीज ये कि जितनी भी विमाएं होंगी, विमाओं के अंदर क्या यूज होते हैं, फॉर्मूले, बल है, वेग है, त्वरण है। तो ये जब चीजें हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे तब हम विमाओं को साथ साथ में करते जाएंगे, ठीक है, हर एक की विमाएं करते जाएंगे। और बाकी अगर विमा को एक साथ देखना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां पर देख लीजिएगा। लाइव क्लास में हमने पूरा विस्तार से विमाओं को समझा था, विमाओं के उपयोग, सूत्र कैसे स्थापित करते हैं, फॉर्मूले को चेक कैसे करते हैं, ये सब हमने सीखा था, ठीक है। एक मात्रक को दूसरे मात्रक में बदलते कैसे, ये 3 विमाओं के उपयोग होते हैं, उनको बताया हुआ है, ठीक है। चलिए, यहां पर टाइम वेस्ट करने की दोबारा से कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, अब हम यहां पर पढ़ने वाले हैं सार्थक अंक, ठीक है। अब देखिएगा, सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो सार्थक अंकों का मतलब क्या होता है, सार्थक अंकों की डेफिनेशन क्या होती है, वो थोड़ा सा देखते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि सार्थक अंकों की काउंटिंग कैसे की जाती है, क्योंकि जब आप सार्थक अंकों की काउंटिंग करेंगे तब ही हम राउंडिंग ऑफ कर पाएंगे बाकी की चीज़ों में, ठीक है। राउंडिंग ऑफ वाला जो टॉपिक है वो हम तभी सीख पाएंगे जब हमें क्या आता होगा, सार्थक अंक आता होगा, ठीक है। चलिए, तो सार्थक अंकों की डेफिनेशन में आपको बता दूं क्या है कि किसी भौतिक राशि को यथार्थ पूर्वक व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त अंकों की संख्या सार्थक अंक है। तो बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन लिखी हुई है आपकी बुक में, बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है सार्थक अंकों की कि क्या होते हैं सार्थक अंक। अंकों की वह संख्या जिसके द्वारा किसी भौतिक राशि को यथार्थ रूप में लिखा जा सके, व्यक्त किया जा सके। यानी कोई भौतिक राशि है, उसका मान लीजिए 0.04 है, ये मान लीजिए 0.338 है, ठीक है। और मान लीजिए कि आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, 0.3 और उसके बाद 8 है तो आगे वाला एक बढ़ जाएगा 0.34, लगभग अप्रोक्सीमेशन के लिए, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन ज़्यादा हार्ड ना हो। तो ये हमने इसमें कर दिया, तो इसमें तो अंक 3 ही है, इसमें 4 है, ठीक है। वैसे 4 है, सार्थक अंक इतने, उनकी बात हम आगे करेंगे। वैसे इसमें देखिए 3 के बाद 8 तक गया, लेकिन ये 4 तक ही रुक गया, तो ऐसे में ये ज़्यादा यथार्थ मान है। और ऐसा यथार्थ मान निकालने के लिए कितने अंकों की जरूरत है, उसको हम देखते हैं सार्थक अंकों के अंदर, ठीक है। चलिए, फिलहाल सार्थक अंकों को समझ लीजिए कि कोई अंक दिया हुआ है आपको, उसमें से आप गिनेंगे कैसे कि कितने सार्थक अंक है, बस इतना जानना है। कोई अंक दिया हुआ आपको, उसमें कैसे गिनेंगे कि कितने सार्थक अंक है, इतना जान लो। उसके बाद जब सार्थक अंकों का योग करेंगे, यानी राशियों का योग करेंगे, उसमें सार्थक अंक कैसे प्रयोग होंगे, वहां इनका मतलब पता चलेगा, ठीक है। चलिए, तो चलिए स्टूडेंट्स, आपका बिना टाइम वेस्ट किए पूरे हृदय की गहराइयों से मैंने आपको पढ़ाया है। और अगर देखा जाए तो इस सेकंड चैप्टर को इस पैमाने पर ही पढ़ा जाना चाहिए। कई टीचर्स मैंने देखे हैं, बुराई नहीं कर रहे हैं हम उनकी, वो भी बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें स्किप कर दी जाती हैं। ये चीज़ें स्किप नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सेकंड चैप्टर जो है, कई बच्चों को ऐसे लगता है कि किया तो है पर हुआ है या नहीं हुआ ये नहीं पता, लेकिन इसके बाद आपको सेटिस्फेक्शन आनी चाहिए कि हाँ, हमारा फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर जो है अच्छे से कंप्लीट हो गया और सभी आयामों के साथ, हृदय की गहराइयों के साथ कंप्लीट हो गया है, ठीक है। चलिए, अब आपका मन करेगा कि इन टॉपिक्स को छोड़ दिया जाए, बट आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि आपकी डिजायर्स बड़ी होनी चाहिए, जो आपको अपने सपनों की तरफ जाने के लिए तत्पर करे रखे और आप अपने सपनों को प्राप्त कर ले। तो चलिए फिर यहाँ पर सिंपल सी बात है, सार्थक अंक कैसे गिनते हैं उनको जानते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। और फिर सार्थक अंकों का क्या यूज होता है वो यहाँ देखेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले देखिए कि कोई राशि है, उसके अंदर सभी अशून्य अंक काउंट होते हैं। कोई राशि है, उसके अंदर आपको पता करना है कि सार्थक अंक कितने हैं। जैसे मान लीजिए 5, 6, 3, 2, इसके अंदर बताइए अंक कितने हैं, सार्थक अंक कितने हैं। तो इसमें पहला रूल कि अशून्य अंक नॉन जीरो डिजिट्स काउंट होगी, तो इसमें जीरो कोई है ही नहीं, नॉन जीरो है सारी की सारी, तो 1, 2, 3, 4। तो इसमें कितने जो सार्थक अंक है
वो 4 है। ठीक है, सार्थक अंक सिग्निफिकेंट नंबर्स कितने हैं? 4 है। उसके बाद दूसरा रूल्स थोड़े से अटपटे हैं लेकिन याद रखने हैं। ठीक है, 2 अशून्य अंकों के बीच के शून्य अंक काउंट होंगे, यानी आगे भी अशून्य पीछे भी अशून्य और बीच में फंसे हुए हैं 0 तो वो काउंट होंगे, तो ये 0 भी काउंट होंगे। तो गिन लीजिए कितने हैं, 1 2, ये तो काउंट होंगे ही होंगे क्योंकि अशून्य अंक तो काउंट होते ही होते हैं, बीच में फंसे हैं 0 तो वो भी काउंट होंगे। 1 2 3 4 5 6, तो इसमें सार्थक अंक कितने हो गए? 6 हो गए बच्चा पार्टी। समझ आ रहा है? अशून्य अंक और बीच में फंसे हुए शून्य। उसके बाद तीसरी चीज देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या कहती है? दशमलव से पहले यदि अशून्य अंक ना हो, ये रहा आपका दशमलव, दशमलव से पहले शून्य लगा हुआ है, कोई अशून्य अंक नहीं है, तब दशमलव के जस्ट बाद वाले शून्य काउंट नहीं होंगे। दशमलव से पहले क्या है? शून्य है, अशून्य अंक नहीं है, तो दशमलव के बाद वाले शून्य काउंट नहीं होंगे। कौन से? ये 3, क्योंकि इसने कहा है जस्ट बाद वाले काउंट नहीं होंगे, ये तो काउंट होगा क्योंकि ये 2 अशून्य अंकों से घिरा हुआ है, तो इनको काउंट कीजिए 1 2 और 3। तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर सिर्फ कितने हैं? 3 है। समझ आया? इतना आसान सा नियम था। उसके बाद देखिए, लेकिन अगर दशमलव से पहले अशून्य अंक है तो दशमलव के जस्ट बाद वाले सारे 0 काउंट होंगे। तो अब इसको काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसके अंदर सार्थक अंक कितने हैं? 7 है। समझ आया? उसके बाद देखिए अगला, दशमलव के दाईं ओर ये रहा दशमलव के दाईं ओर किसी अशून्य अंक के बाद जितने भी लास्ट वाले शून्य होंगे वो काउंट होंगे। देखिएगा, बहुत अजीब बात है यहाँ पर। अजीब बात क्या है कि हम देखते हैं कि अक्सर पॉइंट के बाद अगर 2 0 0 इस तरह से आता है तो हम इन 0 को नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन सार्थक अंकों के अंदर ऐसा नहीं होगा। सार्थक अंकों के अंदर क्या होगा कि दशमलव के दाईं ओर अगर कोई अशून्य अंक आ गया, उसके बाद अगर 0 आ रहे हैं तो वो 0 काउंट होंगे। तो इसके अंदर 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर 6 होंगे। मैंने कहा था ना, रूल्स थोड़े से अटपटे जरूर लगेंगे लेकिन यही रूल्स आपको फॉलो करने हैं। समझ आया? उसके बाद नेक्स्ट देखिए, दशमलव रहित संख्या। जब दशमलव रहित संख्या, देखिए उल्टा हो रहा है, जब पॉइंट लगता है तो हम 0 को नेग्लेक्ट करते हैं, लेकिन यह नहीं करना। जब बिना पॉइंट के 0 आते हैं तो उनकी वैल्यू होती है हमारे जीवन में, लेकिन सार्थक अंकों में नहीं होती है। ये 0 काउंट नहीं होंगे क्योंकि दशमलव आया ही नहीं। ठीक है, दशमलव आया ही नहीं, डेसिमल आया ही नहीं, तो ये होंगे 1 2 और 3। तो इसमें कितने होंगे? सिर्फ और सिर्फ 3। समझ आया बच्चा पार्टी? सिग्निफिकेंट नंबर्स क्लियर हो गए ना? 5 ही रूल मैंने बताए। छठा रूल तो ऐसे ही है कि 10 की घातों से गुणा करने तथा मात्रक बदलने पर सार्थक अंकों की संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उतने ही सार्थक अंक आपको रखने होंगे, अगर नहीं है तो आपको रखने होंगे। समझ आ गई ये बात? ठीक है, देखिए सिंपल सी बात है, ये चीजें क्लियर हो गई आपको। अब उसके आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जोड़ने व घटाने में सार्थक अंकों का क्या यूज होता है, क्या सावधानियां रखनी है और कैसे जोड़ने और घटाने के बाद जो मान आए हैं उन्हें यथार्थ बनाना है, उन्हें यथार्थ यानी सही सटीक मान बनाना है। ठीक है, चलिए इसका एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। पहले इसको देखते हैं कि जब भी आप 2 राशियों के मानों को जोड़ते हैं, घटाते हैं, तो 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले सभी राशियों के मात्रक सेम होने चाहिए। 2 चीज़ों को जोड़ रहे हो तो उन दोनों के मात्रक सेम होने चाहिए। दोनों सेंटीमीटर में होनी चाहिए या फिर दोनों ही मीटर में होने चाहिए। ऐसा ना हो एक सेंटीमीटर में और दूसरा मीटर में। ठीक है, और 10 की घातें सेम होनी चाहिए। अगर एक में 10 की घात -2 है तो दूसरी में भी 10 की घात -2 होनी चाहिए, तभी वो जुड़ेंगी। समझ आ गई ये बात? ठीक है, ऐसा ना हो कि एक राशि तो 2 गुणा 10 की घात -1 हो और दूसरी राशि 300 गुणा 10 की घात -2 हो, 30 गुणा 10 की घात -2 नहीं, इसमें भी 10 की घात -1 करनी पड़ेगी। -1 करेंगे तो क्या करेंगे? इसको 10 से गुणा कर दें, 10 से भाग कर दें, 10 से गुणा कर दें, 10 से भाग कर दें, तो ये और ये तो बन गई 10 की घात -1 और इससे ये कैंसिल, तो ये हो गया 3 गुणा 10 की घात -1। समझ आया?
तो अब इन दोनों का जोड़ हो जाएगा क्योंकि 10 की घातें सेम है। समझ आया इतनी बात? चलिए 11th क्लास के स्टूडेंट हो आप, इतना तो समझ आता ही है। चलिए बहुत अच्छा। अब देखिए आगे, जोड़ने या घटाने पर प्राप्त परिणाम में दशमलव के बाद उतने ही सार्थक अंक रखने हैं जितने की जुड़ी हुई संख्याओं में न्यूनतम थे। जुड़ी हुई संख्याओं में न्यूनतम जितने अंक होते हैं 0 के बाद, उतने ही हमें जोड़ने के बाद में रखने हैं। ठीक है, समझ आया? यानी कि देखिए सिंपल सी बात है कि यहां पर आप क्या कर रहे हो, मान लीजिए ये दो संख्याएं हैं, इनका आप जोड़ कर रहे हो। चलिए जोड़ करते हैं तो क्या होगा, 2 आ जाएगा, 4 और 2 6, 3 और 3 6, 0.5 और 4 9, ये आ गया। लेकिन ये कहता है कि इसके अंदर आपको जो परिणाम प्राप्त हुआ है उसके अंदर देखो दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2 और 3, लेकिन 3 सार्थक अंक तो नहीं रखने। कितने रखने हैं, तो देखो जो संख्याएं जोड़ी हैं उसमें दशमलव के बाद देखो कितने कितने सार्थक अंक है, इसमें 2 हैं और इसमें 3 हैं। तो न्यूनतम किस में है, तो न्यूनतम आप कहोगे इसमें है। कितने हैं, 2 हैं, तो आपको भी इसमें 2 ही रखने हैं। 2 ही रखने हैं तो आपको करनी पड़ेगी राउंडिंग ऑफ। और राउंडिंग ऑफ कैसे करोगे, राउंडिंग ऑफ करने के लिए क्या करना है, आपको 2 ही रखने हैं, यानी ये दोनों रखने हैं, ये दोनों रखने हैं। तो जिसका राउंडिंग ऑफ करना है 6 का, उसके आगे देखो कौन सी संख्या है। अगर संख्या 5 से कम है तो वही पड़ा रहने दो, अगर 5 से ज्यादा है तो एक बढ़ा दो। 2 5 से कम है, राउंडिंग ऑफ करना अगला टॉपिक है, सीखेंगे, टेंशन मत लो। लेकिन यहां पर समझ लो एक बार कि 6 के बाद 2 है, 5 से कम है ना, तो 6 ही पड़ा रहने दो। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 9.66। समझ आया? तो 9.662 इसकी यथार्थ वैल्यू नहीं है, 9.66 इसकी यथार्थ वैल्यू है। समझ आया इतना? तो यथार्थ वैल्यू ज्ञात ऐसी की जाती है और सार्थक अंकों का यूज ये होता है। और ये रूल्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है, इस पर न्यूमेरिकल आ सकता है। ठीक है, तो इस 2 को हटा दें। समझ आया इतना? चलिए उसके बाद है गुणा या भाग में सार्थक अंकों का क्या यूज होता है। तो जब किसी राशि को स्थिरांक से गुणा करते हो तो सार्थक अंक सेम रहते हैं। जैसे 1.4 को आप 2 से गुणा करते हो, 2 गुना कर दिया यानी स्थिरांक से गुणा कर दिया, तो ये 2.8, इसमें भी 2 सार्थक अंक, इसमें भी 2, तो सार्थक अंक सेम रहे। अगर सेम ना भी रहे तो आपको बनाना होगा। समझ आया इतना? चलिए इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात होती नहीं है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 2 राशियों को गुणा करने तो प्राप्त परिणाम में उतने सार्थक अंक होने चाहिए जितने की गुणा की हुई संख्या में न्यूनतम थे। तो अब देखो 2 संख्याओं को यहां पर गुणा किया गया, 2 संख्याओं को गुणा किया गया तो परिणाम ये प्राप्त हुआ। अब उसने कहा कि इसमें सार्थक अंक कितने रखें, तो हमने देखना है कि इन दोनों में कितने कितने हैं। इन दोनों में कितने कितने पता कैसे चलेगा, इन रूल्स की वजह से, इन रूल्स की वजह से पता चलेगा कि कितने कितने। इसमें सारे अशून्य अंक है तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5, इसमें कितने सार्थक अंक भाई, 5 सार्थक अंक। इसके अंदर कितने, तो इसने क्या कहा कि दशमलव से पहले अशून्य अंक आ जाए तो दशमलव से पहले अशून्य अंक ना आए, यानी 0 आए अकेला, तो दशमलव के जस्ट बाद वाले 0 काउंट नहीं होंगे। तो भाई ये काउंट नहीं होगा। ओनली 3 और 5 कितने सार्थक अंक, 2 सार्थक अंक। समझ आया? 0.035 कितने सार्थक अंक, केवल और केवल 2 सार्थक अंक। तो हमें भी क्या करना है, दशमलव इसके अंदर कितने सार्थक अंक रखने, तो इसमें 2 ही सार्थक अंक रखने। ये लीजिए मान केवल इतना सा रहेगा, क्या रहेगा 0.2, लेकिन इसका राउंडिंग ऑफ करना है, इस 2 की राउंडिंग ऑफ करनी है। 2 के बाद देखो 9 आया है और क्या 9 5 से बड़ा है, तो आप कहेंगे बिल्कुल हाँ 9 5 से बड़ा है। और अगर 9 5 से बड़ा है तो इधर वाला 1 बढ़ जाएगा, यानी 2 से क्या हो जाएगा 3। ये कर दिया आपने राउंडिंग ऑफ और ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। और ऐसा आपने कभी अपने टीचर्स को, आपने खुद भी किया होगा ऐसा, राउंडिंग ऑफ लगभग करते हैं ना हम, तो वो इसी तरह से होता है। ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है, 0.229013 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, 0.23 एग्जैक्ट वैल्यू है। समझ आया? अब हम बात करते हैं कि ये जो राउंडिंग ऑफ हम कर रहे हैं
राउंडिंग ऑफ ये कैसे की जाती है। तो हमारा लास्ट टॉपिक है, 5 मिनट का और टॉपिक है, लगे रहिए, बस देखते रहिए, मैंने पूरा अपना दम लगाया है, आप भी देखते रहिए इस वीडियो को, ठीक है। तो 5 मिनट बस राउंडिंग ऑफ समझते हैं। तो चलिए बच्चा लोगों, सबसे आसान और सबसे मजेदार टॉपिक है राउंडिंग ऑफ, ठीक है। राउंडिंग ऑफ डिजिट्स, अंकों का पूर्णांकन करना, ठीक है। अब अगर इन 5 अंकों का पूर्णांकन आपने कर लिया ना, तो दुनिया में किसी भी टाइप की राउंडिंग ऑफ आ जाए, आप कभी भी पीछे हटने वाले नहीं हो, ठीक है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। हमें राउंडिंग ऑफ करनी है इन अंकों की, किन अंकों की, इन अंकों की, हमें राउंडिंग ऑफ करनी है इन अंकों की, ठीक है। चलिए अब सिंपल सी बात है, सबसे पहले आपको क्या देखना है, मान लीजिए हमें दशमलव के बाद केवल एक ही अंक रखना है, ऐसा हमने माना है कि दशमलव के बाद एक ही अंक रखना है। फिर देखते हैं, ठीक है, कि एक अंक रखेंगे कैसे। तो हमेशा ध्यान रखना है कि उस अंक के बाद अगर 5 से कम आ जाए तो उसे उतना ही रखना है। ये क्या है, 5 से कम है ना, तो इसमें नो चेंज होगा, इसमें नो चेंज, कम नहीं किया जाता कभी भी, नो चेंज। अगर संख्या उसके बाद वाला अंक 5 से कम है तो ये क्या रहेगा, नो चेंज, 5.4 ओनली। समझ आया इतनी बात। अब देखिए नेक्स्ट, अगर ये 5 से ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है तो इसमें आपको +1 कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा 5.4, क्योंकि 3 में +1 हो गया 4। तो सिंपल क्या कंसेप्ट समझ आया, इसके बाद अगर 5 से कम है तो वैसे का वैसे, 5 से ज़्यादा है तो +1 करके 5.4, ये हो गई राउंडिंग ऑफ। अब देखिए नेक्स्ट, अगर इसके बाद पूरा 5 ही आ जाए तो यहाँ पर क्या आ गया, 5 आ गया, क्या आ गया, 5 आ गया। तो आपको देखना है कि इस 5 के बाद, इस 5 के बाद अगर अशून्य है, क्या है, अशून्य अंक, तो इसमें +1 कर दो। अब 5 के बाद 0 नहीं आया, 0 के अलावा कुछ भी आ जाए तो आपको यहाँ पर +1 कर देना है। +1 करोगे तो क्या हो जाएगा 15.8। समझ आया बच्चा लोगों, इतना आसान कि 5 आ जाए, इसका राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग ऑफ के बाद 5 से कम या ज़्यादा देखना था, लेकिन 5 आ गया तो हम क्या देखेंगे, 5 के बाद देखेंगे। 5 के बाद अशून्य अंक आ गया तो इसका मतलब 1 बढ़ा दीजिए, लेकिन अगर अशून्य अंक ना आए यानी 0 आ जाए तब क्या करेंगे, यहाँ आ जाइए। तो अब हमें राउंडिंग ऑफ करनी है इस 4 की। 4 के जस्ट बाद देखा तो 5 से कम या 5 से ज़्यादा देखना था, लेकिन ये क्या हुआ, ये तो 5 ही आ गया। अब उसके बाद 5 के आगे देखा, ये तो 0 आ गया। अब क्या करें, हमने तो देखा था कि अशून्य अंक आ जाए तो 1 बढ़ाना है, लेकिन 0 आ जाए तो क्या करना होगा। तो इसके लिए आपको वापस चलना होगा, 5 के लेफ्ट साइड में देखो, 5 के लेफ्ट साइड में देखो, अगर तो ये सम है, अगर तो ये सम है तो सेम टू सेम पड़ा रहने दो, नो चेंज। तो ये हो जाएगा 4.4, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा, दोबारा समझा दूं, 4.450। 4 का राउंडिंग ऑफ करना, 4 के बाद देखा 5 से कम 5 से ज्यादा, अरे बाबा 5 ही आ गया। 5 के बाद आगे देखा अशून्य अंक आता तो 1 जोड़ते, 0 आ गया तो वापिस चलो, 5 से इधर चले लेफ्ट में, तो ये क्या है, सम संख्या है। अगर सम संख्या है तो वैसे की वैसे, और अगर विषम संख्या है तो 1 जोड़ दो, ये क्या है, विषम संख्या है, वैसे की वैसी कंडीशन। 5 आगे 0, क्योंकि ये क्या है भाई, 0 है तो लेफ्ट में आए, ये विषम है, विषम है तो +1 करना पड़ेगा, 4.4। समझ आ गया, ये हमारी कंप्लीट हुई राउंडिंग ऑफ, ठीक है, राउंडिंग ऑफ डिजिट्स, अंकों का पूर्णांकन करना। तो ये हमारा पूरा ग्रैंड फिनाले था चैप्टर नंबर 2 का, यूनिट एंड मेजरमेंट, मात्रक एवं मापन। तो अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा रहा है, लगा है, तो देखिए सिंपल सी बात है, मेरा गला भी बैठ चुका है, बहुत मेहनत भी मैंने की है, तो इसका परिणाम आपके अंदर से दिखाई देना चाहिए। आपके लाइक्स, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि नेक्स्ट चैप्टर जो आपको करवाए जाए पूरे अच्छे से, एक एक चीज का निचोड़ आपको दिया जाए, उस तक आपकी पहुंच सुनिश्चित हो सके। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। दिस वाज आवर ग्रैंड फिनाले ऑफ चैप्टर नंबर 2, यूनिट एंड मेजरमेंट। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।